एपिसोड 31 बिना मर्जी के हाथ लगाओगे। दुबई दुर्रानी पैलेस। रात का वक्त। महर पूरे दिन वही सिकंदर के ऑफिस में सोफे पर बैठी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो कुछ खा पी नहीं रही थी। उसके लिए खाना पीना वहां पर आ रहा था और सिकंदर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने महर को वापस वहां से जाने के लिए बोला ही नहीं। इस बार से महर को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो टोरंटो पर अटैक, ऊपर से सिकंदर का बिहेवियर। उसका मन कर रहा था कुछ करने का, लेकिन अभी उसने खुद को रोक कर रखा हुआ था। वो मन में बोली, हर चीज का हिसाब होगा। तुमने जानबूझकर मेरे टोरंटो पर अटैक किया ना। आई एम वेरी लॉयल टू माई टोरंटो, पर फिर भी तुमने वहां पर अटैक किया मेरे बोलने के बावजूद। सिकंदर दुर्रानी, इसका हिसाब जरूर होगा। इस वक्त वो वहां पर अकेली थी। सिकंदर अभी 10 मिनट पहले ही बाहर गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया था। महर आराम से सोफे पर लेट गई। वो कुछ सोचते हुए बोली, पता नहीं डैडी क्या सोच रहे होंगे। आफ्टर ऑल उन्हें पता चल गया होगा कि अटैक किया किसने। एक ही इंसान ने अटैक की है। लूसिफर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, पर क्या पता इसमें भी उनका हाथ हुआ तो। हो भी सकता है या फिर नहीं भी, क्या पता क्या सच है क्या नहीं। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। करीब 5 मिनट बाद महर को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा था। उसने हल्के से अपनी आंखें खोलकर सिकंदर को देखा, जो अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा उसे देख रहा था। महर तुरंत उठकर बैठ गई। वो कुछ पल रुककर बोली, क्या हुआ? ये सोचकर यहाँ पर खड़े हो कि मैं उठ करके यहाँ से चले जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी। और सिकंदर बीच में ही बोला, बिल्कुल नहीं। ये कब बोला कि मैं ये सोच रहा था कि तुम यहाँ से चली जाओगी? हम यहाँ बैठकर बातें करेंगे। इतना बोलकर वो वही उसके बगल में आराम से बैठ गया। महर चुपचाप उसे देख रही थी। सिकंदर ने अपने दोनों पैर कॉफी टेबल पर रखे और उसने तिरछी नजरों से महर को देखा। महर धीरे से बोली, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। सिकंदर अपनी सिगरेट जलाते हुए बोला, जब तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया तब तो तुम बेवकूफ निकली दिलरुबा। अब तक इतना तो समझ जाओ कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तो मतलब नहीं पड़ेगा। महर उसे देखकर बोली, एग्जैक्टली मैं बेवकूफ हूँ और आई फील मैं सच में बेवकूफ हूँ। सिकंदर ने एक नज़र उसे देखा पर कुछ बोला नहीं। वो गौर से महर को देख रहा था और सिगरेट एंजॉय कर रहा था। वही सिगरेट की स्मेल से महर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और सिकंदर को देखकर बोली, मुझे स्मोकिंग की स्मेल से प्रॉब्लम होती है। सिकंदर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने अपनी सिगरेट सीधे कॉफी टेबल पर रखे हुए एशट्रे में डाल दी। महर धीरे से बोली, मेरी बात मान गया? सिकंदर उसे देखकर बोला, सिकंदर दुर्रानी का एक दिल है और वो दिलरुबा है, तो फिर दिलरुबा जैसी खूबसूरत जात की बात मानना तो बनता है, समझी दिलरुबा? महर उसे देखकर बोली, नहीं आई डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली, क्या करूं मैं? कभी समझ में मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि किसी से बहुत नफरत हो रही है लेकिन रहना उसके साथ पड़ रहे हैं। किसी से बहुत नफरत हो चुकी है लेकिन मुझे छूने वाला वही इंसान बन रहा है। सिकंदर उसके चेहरे के करीब आया। वो कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा और फिर धीमी सी आवाज में बोला, इसे किस्मत कहते हैं, समझ गई दिलरुबा? तुम्हारा किस्मत सिकंदर दुर्रानी के हाथ में थी, तभी तुम मेरे आंखों के सामने आए। लाखों पॉसिबिलिटीज के बाद भी वो पॉसिबिलिटी हुई कि तुम मेरे सामने आए और तुम मेरी हो गई, तो ये तुम्हारी किस्मत और मेरी जुस्तजू। महर खड़ी होकर बोली, एक ही तो बात बोली थी ना मैंने तुमसे, सारी चीज छोड़ दो। मैंने सिर्फ तुमसे एक चीज बोला था कि टोरंटो पर अटैक मत करना, घर है वो मेरा। और सिकंदर बीच में ही बोला, और एक ही चीज मैंने भी तुमसे कही कि दिलरुबा के आगे तुम्हारे उस टोरंटो को छोड़ सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे नहीं तोड़ सकता, क्योंकि लूसिफर की दुनिया के कुछ कायदे और कानून है और कायदों में रहकर लूसिफर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है और कुछ कायदे कभी किसी के लिए नहीं बदलते, ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए। महर सार्कास्टिकली बोली, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ लोगों की जिंदगी लेना जानते हैं, तो फिर इन रूल्स की कोई वैल्यू नहीं है। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, जो सोचना है सोच सकती हो। महर उसे घूरते हुए बोली, दिस इज नॉट राइट कि मुझे जो सोचना है वो सोच सकती हूँ। दिस इज ऑल अबाउट, छोड़ो बात नहीं करनी। इतना बोलकर वो तुरंत मुड़ गई। तभी सिकंदर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। महर एकदम से उसकी गोद में गिर गई। वो जल्दी से बोली, क्या कर रहे हो? सिकंदर ने उसकी कलाई पकड़ी और गौर से उसकी कलाई को देखने लगा। उसने दिन में मिसाल को आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि दिन में महर बहुत ज्यादा गुस्से में थी और सिकंदर महर को जानता था। महर नहीं जानती थी कि सिकंदर उसे कितना समझने लगा था। महर कोई खुली किताब नहीं थी, पर वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं थी। सिकंदर दुरानी जैसा इंसानों उसे ना समझ पाए जिसने दुनिया घूमी है,
जो दुनिया घूम सकता है वो अपने सामने 21 साल की लड़की को समझ भी सकता है और बहुत अच्छे से समझ सकता है। महर कुछ पल रुककर बोली, कहीं तुम मेरे हाथ के साथ कुछ करने वाले तो। सिकंदर बीच में ही बोला, शांत दिलरुबा, बिल्कुल शांत। इतना बोलकर उसने महर के प्लास्टर पर हल्की सी किस कर ली। तभी सामने से आवाज आई, अंदर आ जाऊं मैं। सिकंदर ने बिना कुछ बोले 2 उंगलियों से आने का इशारा किया। महर ने मिसाल की तरफ देखा जो अपना बैग लेकर वहां पर आ रहा था, और वो बैग में जानती थी उसमें हॉस्पिटल का ही सामान होता था, मतलब इलाज करने के लिए ज्यादातर। मिसाल वही कॉफी टेबल पर बैठ गया। वो कुछ पल रुककर बोला, दिन में आने के लिए मना कर दिया तो मैंने सोचा कि मैं खुद अभी आकर देख लूं, क्योंकि हड्डी को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते, प्रॉब्लम हो सकती है आगे। महर और सिकंदर उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। सिकंदर चुपचाप महर के चेहरे को देख रहा था। वही महर ने एक नज़र मिसाल को देखा और उसने अपना हाथ मिसाल के सामने कर दिया। मिसाल ने हल्के से उसका प्लास्टर उतारा, वो उसकी कलाई चेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद मिसाल उसे देखकर बोला, दर्द हो रहा है क्या? महर कुछ पल रुककर बोली, हल्का फुल्का। मिसाल मुस्कुराते हुए बोला, सिंपल सा छोटा सा क्रैक था तो ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी, और अब मुझे लगता है कि प्लास्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा संभल कर रखना पड़ेगा, धीरे धीरे कलाई को मूव करना शुरू करोगी, समझी? महर आई रोल करते हुए बोली, नाजुक सी डॉल नहीं हूं मैं जिसे धीरे धीरे कुछ भी करने की जरूरत है, मैं जोर से करूंगी तो भी हो जाएगा। मिसाल उसे देखते हुए बोला, पहले कितनी बार हड्डी टूटी है तुम्हारी? महर चुपचाप उसे देख रही थी। मिसाल फिर से बोला, जवाब तो दो। महर धीरे से बोली, कभी नहीं। ये सुनते सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मिसाल ने एक नज़र सिकंदर को देखा और वापस महर को देखकर बोला, तो बस जब कभी हड्डी टूटी नहीं है तो? फिर तुम नहीं जानती कि हड्डी टूटने के बाद अच्छे हाथों की हालत खराब होती है, और टूटी नहीं है तुम्हारा, सिर्फ क्रैक आया है तो हाँ ख्याल रखना जरूरी है, और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना। उसके बाद एक बार एक्सरे होगा। उसके बाद का महर ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मिसाल अपना बैग लेकर वहां से चला गया। महर धीरे से बोली, मिस्टर दुर्रानी क्या तुम अब मुझे छोड़ोगे? सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, तुम तो यहीं रुकने वाली थी अपनी जिद लेकर, ये बोलकर कि मैंने गलत किया तो अब सारे जिद खत्म हो गई क्या दिलरुबा? महर उसे देखकर बोली, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, बस बात इतनी है कि पत्थर पर सर मारकर कुछ नहीं होता। डायलॉग है, डैडी ने बताया था मुझे, तो मैं इस डायलॉग को सच मानती हूँ। ओके। सिकंदर कुछ कहता कि उसका फोन बजा। उसने एक बार अपना फोन चेक किया और महर को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही महर खड़ी हुई और बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। इधर सिकंदर कॉल पिक करके बोला, फरमाओ। दूसरी तरफ से आतिफ बोला, अम्मी की हालत में काफी सुधार है, वो एक बार आपको और आपकी बेगम को देखना चाहती हैं। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, कल रात को आऊंगा मैं बेगम को लेकर। आतिफ धीरे से बोला, भाई वो छोटी अम्मी जान के साथ वापस आने वाली है, सुनने में आया है। सिकंदर खड़ा होकर बोला, तो क्या हुआ? आतिफ कुछ ऐसा सुन लिया जो नहीं सुनना था। जहां तक मुझे याद है परिवार का हिस्सा है, तो परिवार में लौट कर आएंगे वो और उनका बेटा भी। आतिफ जल्दी से बोला, भाई आप मेरे कहने का मकसद नहीं समझ रहा है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सिकंदर गहरी सांस लेकर बोला, नहीं समझना, मुझे तुम्हारे कहने का कोई मकसद नहीं समझना है आतिफ, और कल मैं आ जाऊंगा अपनी बेगम को लेकर, तब तक शब बखैर। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। सिकंदर ऑफिस रूम से निकलकर सीधे अपने कमरे में पहुंचा। उसके नजरें महर की तरफ चली गई जो कि बेड पर लेटी हुई थी और अपने फोन पर कुछ कर रही थी। सिकंदर उसके पास आकर बैठा और उसके हाथ से फोन लेकर बोला, कल रात हम कहीं जाने वाले दिलरुबा। महर उसे देखकर बोली, फिर से किसी पार्टी में? क्या बोला था तुमने? सिकंदर बीच में बोला, नहीं किसी से मिलने। बोलकर वो महर के चेहरे पर झुका और उसने महर के साइड वाले नाइट स्टैंड पर उसका फोन रखा। इस चक्कर में उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। महर धीरे से बोली, पीछे हटो। सिकंदर उसे देखकर बोला, और अगर नहीं हटा तो? महर जल्दी से बोली, हटना पड़ेगा, मैं फिर से तुम्हारे साथ कुछ। इससे आगे वो कुछ कहती सिकंदर ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। महर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। सिकंदर बेहद गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसके मुंह से निकल पड़ा, नायाब से दिलरुबा। ये सुनते ही महर ने अपनी आंखें खोली। वो गौर से सिकंदर की आंखों में देख रही थी। उसकी वुल्फ ग्रे आंखों में सिर्फ और सिर्फ महर के लिए एडमिरेशन नजर आ रहा था। चाहती तो हर लड़की ये है कि उसका हमसफर उसे इसी तरह से देखे, पर बात तब हो जब हमसफर चाहत का हो। यहाँ तो हमसफर भी कुछ अलग ही है,
किसी परियों की कहानी लग रही थी, पर एक अलग तरीके की, जहाँ पर जो राजकुमार था वो राजकुमार कम शैतान था और परी वो कोई छुई मुई सी नहीं बल्कि लड़ने वाली परी थी। उल्टी सी कहानी थी लेकिन परियों से ही लग रही थी। सिकंदर महर के चेहरे के और भी ज्यादा करीब आया। महर एकदम से होश में आकर बोली, तुम बिना मेरी मर्जी के मुझे हाथ लगाओगे? सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, सिकंदर दुर्रानी के कुछ स्टैंडर्ड है और उनमें एक बात यह है कि वो बिना मर्जी के किसी जानवर को हाथ नहीं लगाता, तो इंसान क्या चीज़ है। और रही बात खुद की बीवी की, तो बेगम जब भी मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा शुरुआत तुम ही करोगी। चाहोगी तुम बाकी कहानी आगे मैं लिखूंगा, जैसे पिछली बार शुरुआत तुमने की, आगे जब भी होगा शुरुआत तुम्हारी तरफ से होगी। इतना बोलकर वो पीछे हट गया और आराम से बेड पर लेट गया। महर उसे देखकर बोली, पिछली बार मैंने सिर्फ और सिर्फ भूलने के लिए सहारा लिया था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और अब आगे और कुछ नहीं होगा। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और करवट बदल लिया। अगली सुबह महर ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली। उसे बाहर से नमाज की आवाज आ रही थी। वो जल्दी से उठकर बैठी है और उसने टाइम देखा। वो खुद से बोली, 4:30 बज रहे हैं, बालकनी का दरवाजा खुला है, तभी मेरी आंख खुल गई। इतना बोलकर वो खड़ी हुई और उसने सीधे जाकर बालकनी का दरवाजा बंद किया। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और सोनम अंदर आते हुए बोली, आप उठ गई? मैं बस आपको देखने आई थी। महर उसे देखकर बोली, आंख खुल गई, मैं सोने जा रही हूँ वापस। इतना बोलकर वो बेड पर बैठ गई। सनम उसके कमरे की सफाई करने आई थी। सिकंदर और महर के कमरे की सफाई का काम उसके ऊपर ही था। महर बेड पर लेटे हुए बोली, 4:30 बजे नमाज शुरू हो जाती है, मुझे पता ही नहीं था। सोनम उसे देखकर बोली, नमाज नहीं, अजान 4:30 बज रहे हैं, 4:45 पर नमाज शुरू होती है। महर धीरे से बोली, अच्छा ओके गुड नाइट। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वापस सो गई। इस बार फोन के अलार्म बजने से उसकी आंखें खोली। उसने अलार्म ऑफ किया और इस बार टाइम चेक किया। सुबह के 9 बजे बज रहे थे। वो उठकर बैठी, उसने उबासी ली और सामने देखा। सनम अभी भी वहीं पर थी। वो कुछ पल रुककर बोली, इतना बड़ा तो कमरा नहीं है जितना तुम्हें सफाई में टाइम लग रहा है। सोनम जल्दी से बोली, आई एम सॉरी, अगर आपको ये लगा तो मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ अच्छे से साफ करना पड़ता है, वरना सिकंदर सर को गुस्सा आया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। महर गहरी सांस लेकर बोली, कोई बात नहीं, कैन यू गिव मी कॉफ़ी प्लीज़, आई नीड सम कॉफ़ी। आंख नहीं खुल रही मेरी। सोनम मुस्कुराते हुए बोली, मैं लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। महर खुद से बोली, पहले 4:30 बजे आंख खुल गई और अब अलार्म से, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मतलब अलग ही किस्मत है मेरी। फादर पंजाबी, मदर क्रिश्चियन, हस्बैंड। इतना बोलते वो रुक गई। थोड़ी देर बाद महर फिर से बोली, मैं उसे हस्बैंड में काउंट क्यों कर रही हूँ? एम आई गोइंग मैथ? सच में पागल हो चुकी हूँ मैं। इतना बोलता ही उसे कुछ याद आया। उसने एक बार अपना फ़ोन चेक किया। फ़ोन का कवर हटाकर उसने उसके पीछे एक कागज़ का टुकड़ा देखा। ये वही कागज़ का टुकड़ा था जो उस पार्टी वाली रात को उस आदमी ने दिया था, जिसका चेहरा भी उसने ढंग से नहीं देखा था। वो कुछ पल रुककर बोली, आई डोंट नो, संभाल कर क्यों रखा है? कुछ तो करूंगी मैं, बात करनी पड़ेगी मुझे, हाथ पैर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। एपिसोड 32 सिकंदर का कोहिनूर। दुबई, रात का वक्त, दुर्रानी पैलेस। महर इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। थोड़ी देर पहले सोनम उसे रेडी होने के लिए कपड़े देकर गई थी, क्योंकि सिकंदर उसे किसी से मिलवाने लेकर जा रहा था और महर को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही थी। उसने बेबी पिंक कलर का अनारकली पहना हुआ था, उसके रेड हेयर खुले हुए थे। महर ने अपना फ़ोन उठाया और खुद को देखकर बोली, ट्रेडिशनल में भी अच्छी लगते हूँ मैं, जब से यहाँ पर आई हूँ तब से ट्रेडिशनल पहनने की आदत लगने लगी है मुझे। बोलकर उसने सर हिला दिया और अपने ईयरिंग्स सही करते हुए वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। इधर सिकंदर जो एक तरफ खड़ा मिसाल से बात कर रहा था, मिसाल उसे कुछ बोल रहा था। सिकंदर ने जो कुर्ता पहना हुआ था उसके ऊपर उसने वाइट कलर का शॉल लिया हुआ था। उसकी नज़रें खुद ब खुद महर की तरफ चली गई और बस एक बार नज़र चली क्या गई, वो हटी नहीं। महर ने अपनी नज़र उठाकर सिकंदर को देखा। वो धीरे से बोली, ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? तभी मिसाल अपना गला साफ करते हुए बोला, मैं चलता हूँ अब, अगर यहाँ पर रुका तो डिस्टर्बेंस होगी। सिकंदर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने कदम महर की तरफ बढ़ा दिए। मिसाल जाने के लिए मुड़ा, तभी सिकंदर उससे बोला, रुको। ये सुनते मिसाल रुक गया। वो चुपचाप सिकंदर को देख रहा था। इधर सिकंदर महर के सामने आकर रुका। महर उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? सिकंदर ने बिना कुछ बोले अपने पॉकेट से कुछ नोट निकाले। वो पूरा नोटों का बंडल था।
महर कुछ पल उन नोट को देखते रही और फिर उसने वापस सिकंदर को देखा। वो कन्फ्यूजन से उसे देख रही थी। सिकंदर ने बिना कुछ बोले महर के ऊपर से वो नोट क्लॉकवाइज घुमाए और फिर उसने मिसाल को वहां आने का इशारा किया। मिसाल जैसे ही उसके पास पहुंचा, सिकंदर उसे वो नोटों का बंडल देकर बोला, सड़क पर कुछ लोग मिल जाएंगे, उन्हें दे देना। मिसाल मुस्कुराते हुए बोला, जी सिकंदर। इतना बोलकर वो नोटों का बंडल लेकर वहां से निकल गया। इधर महर चुपचाप खड़ी कभी मिसाल को जाते देखती तो कभी सिकंदर को। उसको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। वो ये चीज भी पहली बार देख रही थी, उसे पता नहीं था। वो कन्फ्यूजन से बोली, ये क्या था। सिकंदर उसका हाथ थाम कर बोला, इसे नजर उतारना कहते हैं दिलरुबा। महर कुछ पल रुककर बोली, नजर उतारना। याद आया, डैडी बोलते थे कि वो मेरी नजर उतार आएंगे, नजर लग जाएगी मुझे, पर इसका लॉजिक क्या है। सिकंदर एक नजर उसे देखकर बोला, पर्दे में। महर कुछ कहती कि सिकंदर ने खुद उसका दुपट्टा उसके सर के ऊपर किया और अब महर की सिर्फ आंखें दिख रही थी, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, सिकंदर दुर्रानी की नायाब बेगम पर्दे के पीछे ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे ये चेहरा किसी को नहीं दिखाना, इस बात का ध्यान रखो। मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। इतना बोलकर उसने वापस महर का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधे गाड़ी के पास चला आया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बड़ी सी हवेली के बाहर थे। महर पहली बार यहाँ पर आई थी। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, चुपचाप जो सिकंदर कर रहा था उसे करने दे रही थी, उसके साथ चल रही थी। सिकंदर महर का हाथ थौमे उसे अंदर ले आया। वो महल अंदर से काफी आलीशान और काफी बड़ा था। महर की नज़र सीधे एक तरफ चली गई और वो गौर से एक तस्वीर को देखने लगी। वो तस्वीर आधे दीवार को घेरे हुई थी, पूरी फैमिली फोटो थी वो। सिकंदर महर का हाथ छोड़कर बोला, मैं थोड़ी देर में आया दिलरुबा, यहाँ से कहीं जाने की कोशिश मत करना। महर ने एक नज़र उसे देखा और वो वापस उस फोटो को देखने लगी। इधर सिकंदर अपना एक कॉल अटेंड करते हुए दूसरी तरफ चला गया। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी आप यहाँ। महर ने मुड़कर सानिया को देखा। वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सिकंदर लेकर आया। सानिया कुछ पल रुककर बोली, वो आपको अम्मी से मिलवाने के लिए लेकर आए हैं। खैर ये फैमिली फोटो है, हमारे फादर, उनकी 3 बीवियों और सारे बच्चे। ये आखिरी फैमिली फोटो है क्योंकि इसके बाद इस परिवार के 2 लोगों की डेथ हो गई। महर गौर से उस तस्वीर को देख रही थी। अब्बास दुर्रानी को पहचान सकती थी वो, क्योंकि वो सबसे बड़े थे और उनके बगल में एक औरत खड़ी थी। महर धीरे से बोली, आफरीन। यही है ना वो जिनका नाम आफरीन था। सानिया जल्दी से बोली, अरे वाह, आपने तो बड़ी जल्दी पहचान लिया। महर कुछ पल रुककर बोली, सिकंदर की शक्ल से, सिकंदर की शक्ल इनसे मिलती है तो बस पहचान गई। सानिया कुछ कहता कि तभी सिकंदर ने महर का हाथ पकड़ा और उसे देखकर बोला, छोटी अम्मी कहाँ पर है। सानिया जल्दी से बोली, भाई अपने कमरे में। सिकंदर ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो महर का हाथ पकड़े हुए उसे सीधे एक कमरे में ले गया। अंदर आते ही महर की नजरें एक औरत की तरफ चली गई। वो एक मिडिल एज वुमेन थी जो कि बेड पर लेटी हुई थी। उनकी शक्ल देखकर समझ में आ रहा था कि शायद थोड़ी तबीयत खराब थी उनकी। महर मन में बोली, ये फातिमा होंगी, सानिया और आतिफ की मदर। तभी फातिमा ने हल्के से अपनी आंखें खोली। वो सिकंदर को देखकर बोली, बड़ी देर लगा दी आने में। सिकंदर उनके पास बैठा और उनका हाथ थाम कर बोला, पर आ तो गया। बोलकर उसने फातिमा के हाथ पर किस कर लिया। फातिमा हल्की से उठकर बैठी और सिकंदर के सर पर हाथ रखकर बोली, काफी खुश नजर आ रहे हैं, खुशी की वजह। सिकंदर की नज़र खुद ब खुद महर की तरफ चली गई। इधर महर ने अपना दुपट्टा ऑलरेडी उतार दिया था, अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। फातिमा की नज़र महर की तरफ चली गई। वो मुस्कुरा कर बोली, सानिया ने बताया था कि आपकी बेगम बड़ी प्यारी है। अब देखकर लग रहा है कि नायाब है। सब आपके लिए हीरा ढूंढते, लेकिन आपने तो अपने लिए कोहिनूर ढूंढ लिया। सिकंदर महर की तरफ देखते हुए बोला, बेशक अम्मी, कोहिनूर तो है, यहाँ आओ दिलरुबा। महर चुपचाप आगे चली आए और वो सिकंदर के बगल में ही बैठ गई थी। फातिमा अपना हाथ आगे बढ़कर बोली, जरा इधर। महर ने हल्का सा अपना सर आगे किया। फातिमा ने उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी। महर बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस शांति से सब कुछ देख रही थी। फातिमा मुस्कुराते हुए बोली, सुर्ख बाल है आपके, बड़े प्यारे हैं, जैसे कि आप प्यारी हैं और सुर्ख आप पर अच्छा लगता है। महर धीरे से बोली, थैंक यू। उसका रिएक्शन देखकर फातिमा मुस्कुरा दी। उन्हें महर के चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि वो कंफर्टेबल नहीं थी, फिलहाल तो नहीं थी। इधर महर सिकंदर के कान के पास आकर धीरे से बोली, सुर्ख मतलब? इन्होंने मेरे बाल को क्या बोला? सिकंदर उसे देखकर बोला, रेड। महर उसे देखकर बोली,
ओके अंडरस्टूड। सिकंदर फिर से बोला, तुम बाहर जाओ। महर खड़ी होकर बोली, यस ऑफ कोर्स। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर निकल गई। अब उसे कमरे में सिर्फ और सिर्फ फातिमा और सिकंदर ही बचे थे। फातिमा सिकंदर को देखकर बोली, दिलरुबा, बड़ा प्यारा नाम दिया है बेगम को। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, जो नाम के काबिल होता है उन्हें नाम दिया जाता है ना अम्मी। फातिमा मुस्कुराकर बोली, बेशक, आपकी दिलरुबा और आपकी बेगम प्यारी बहुत है और अनजान भी है। मैं सवाल नहीं करूंगी क्योंकि सवालों के कोई सर पैर नहीं होंगे। आपसे सवाल करने का हक हमें नहीं है ना? सिकंदर उनकी आंखों में देखते हुए बोला, बच्चों से सवाल करने का हक माँ को हमेशा होता है और आप जब चाहे तब सवाल कर सकती हैं। फिलहाल आपके अनकहे सवाल का बस एक जवाब की दिल आ गया तो दिलरुबा बना दिया। फातिमा उसे देखते हुए बोली, समझ गई। अच्छा, एक सवाल और करने का दिल कर रहा है। सिकंदर बिना कुछ बोले चुपचाप उन्हें देख रहा था। फातिमा मुस्कुराते हुए बोली, सब्र करिए, कुछ ऐसा वैसा नहीं पूछने वाली, बस इतना पूछना है कि आपकी बेगम खुश है? वो यहाँ पर आकर थोड़ा परेशान हो सकती है, लेकिन क्या वो आपके साथ खुश है? सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, अम्मी खुशी मायने किसकी रखती है, मेरी या फिर? फातिमा बीच में बोली, सिकंदर आप हमारी बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो खुश नहीं है। सिकंदर उनकी आंखों में देखते हुए बोला, खुश नहीं है तो खुश हो जाएगी, पर वो जरूर हो जाएगी। फातिमा धीरे से बोली, हम बीच में नहीं बोलने वाले, बस सवाल आया तो पूछ लिया क्योंकि अंदाजा लग चुका था। उनकी आंखें बड़ी नायाब सी है लेकिन मुरझाई हुई थी, और जब आंखें मुरझाए हो तो बंदा अंदर से भी मुरझाया होता है, समझ गई थी। खैर नीचे चलिए, हम थोड़ी देर में आते हैं, सब साथ में डिनर करेंगे। सिकंदर खड़ा हुआ, उसने फातिमा के सर पर किस कर ली और फिर वहां से निकल गया। इधर महर नीचे सानिया के साथ डाइनिंग टेबल पर ही बैठी हुई थी। सिकंदर वहां पर आया और आराम से चेयर पर बैठ गया। वो है चेयर पर बैठा हुआ था, वो जगह उसी की थी और उस चेयर को उसके अलावा कोई हाथ तक नहीं लग सकता था। महर उसके लेफ्ट साइड में बैठी हुई थी और सानिया उसके बगल में बैठी थी। राइट साइड पर वहां पर फातिमा की जगह थी। आफरीन के बाद सिकंदर के करीब अगर कोई आया था एक माँ के रूप में तो वो फातिमा ही थी, और अब आफरीन नहीं थी तो वो जगह फातिमा की ही होनी थी। थोड़ी देर बाद फातिमा भी आतिफ के साथ नीचे चली आई। फातिमा अपनी जगह पर बैठ गई और आतिफ उनके बगल में बैठ गया। नादिया तो अपने बेटे के साथ गायब थी, फिलहाल तो यहाँ पर नहीं थी। फातिमा महर को देखकर बोली, खाने में क्या पसंद है आपको? महर जल्दी से बोली, पास्ता या फिर वेज सैंडविच मेरा ऑल टाइम फेवरेट। सानिया उसे देखकर बोली, भाभी कुछ मतलब घर के खाने जैसा आपको पसंद नहीं है? महर उसे देखकर बोली, वेज सैंडविच और पास्ता घर पर भी बनता है ओके, और आई डोंट नो, मैं कनाडा में बड़ी हुई, मुझे नहीं पाता बाकी ज़्यादा कुछ। व्हाट डू मीन बाय घर का खाना? इससे ज़्यादा घर का मैंने सिर्फ सलाद खाया है बनाकर और कुछ नहीं। उसकी बात सुनते हुए आतिफ को हंसी आ गई थी। फातिमा एक नज़र उसे देखकर बोली, क्या सुन लिया आपने जो आपको हंसी आ रही है? आतिफ जल्दी से बोला, कुछ नहीं अम्मी, कुछ भी तो नहीं सुना मैंने, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया तो हंसी आ गई। महर मन में बोली, बड़ा आया, आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरे ऊपर हंस आ रहा है ये इंसान, सीरियसली कोई जोक थोड़ी मारा था मैंने। सबके लिए खाना सर्व हो चुका था और अब सब लोग शांति से खाना खा रहे थे। महर को यहाँ जो भी मिल रहा था वो खा रही थी, उसे खाने में प्रॉब्लम थी नहीं। थोड़ी देर बाद सबका खाना पूरा हो चुका था। महर खड़ी होकर बोली, सानिया कैन यू प्लीज कम विथ मी, आई नीड योर हेल्प। सानिया खड़ी होकर बोली, जी भाभी। इतना बोलकर वो महर को सीधे अपने कमरे में ले गई। महर जल्दी से बोली, पीछे चेक करना जरा, मेरे बाल कहीं फंस रहे हैं। सानिया तुरंत पीछे आए, उसने अच्छे से चेक किया और जल्दी से बोली, भाभी आपके बाल ये चैन में फंस रहे हैं, आपकी ड्रेस के चैन। बोलकर उसने चैन धीरे से खोली। उसने महर के बालों को एक तरफ किया और जिप वापस लगा दी। महर बेड पर बैठकर बोली, जान बची मेरी, मेरे प्यारे बाल चले जाते पता नहीं कहाँ। सानिया मुस्कुराते हुए बोली, कहीं नहीं जाते भाभी। तभी महर चारों तरफ देखकर बोली, इट्स सो ब्यूटिफुल, ऐसा लग रहा है कि किसी रॉयल प्रिंसेस का बेडरूम है। उसकी बात सुनते हुए सानिया की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसने अपने कमरे को खुद काफी अच्छे से डेकोरेट किया था। सानिया जल्दी से बोली, ये सब कुछ मैंने किया है। महर उसे देखकर बोली, इंटीरियर डिजाइनर हो तुम? सानिया मुस्कुराते हुए बोली, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, बस इंटीरियर डिजाइनिंग का ही कोर्स कर रही हूँ, उसके बाद भाई की परमिशन लेकर अपना ब्रांड खोलना है बस। महर मुस्कुरा कर रह गई। उसे अचानक कुछ याद आया। वो जल्दी से बोली, सानिया तुम्हारा फ़ोन मिलेगा क्या थोड़ी देर के लिए? सानिया कन्फ्यूजन से बोली, क्यों? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ठीक है। महर जल्दी से बोली, नहीं वो एक्चुअली
मेरा फ़ोन ना, बैटरी खत्म हो चुकी है और मुझे किसी को कॉल करना था, चाहे तो तुम्हारे सामने बात कर लूंगी। सानिया जल्दी से बोली, नहीं भाभी, मैं आप पर शक थोड़ी कर रही हूँ, ऐसे ही पूछ रही थी। बोलकर उसने अपना फ़ोन महर को दे दिया। मह उसका फ़ोन लेकर सीधे बालकनी में चली गई। उसने एक बार अपना फ़ोन चेक किया, उसका फ़ोन कहीं ऑफ नहीं हुआ था। उसने अपने फ़ोन में एक नंबर निकाला। ये वही नंबर था जो उस कागज़ पर लिखा हुआ था। उसने सानिया के फ़ोन पर वो नंबर डायल किया। 3 रिंग जाते कॉल पिक हो गया। महर धीरे से बोली, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जो भी बोल रहा है, अपने फ़ोन से बात करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महर कुछ पल रुक कर बोली, और तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी और के फ़ोन से बात कर रही हूँ? बोलते हुए वो आवाज़ को समझने की कोशिश कर रही थी और उसे इतना समझ में आ गया था कि जो दूसरी तरफ से इंसान बोल रहा था उसकी आवाज़ का पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि उसने किसी मशीन का इस्तेमाल किया था। लड़का था या लड़की, आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ से मौजूद इंसान बोला, मुझे सब पता है। जब तुम तक पहुंचकर तुम्हें एक फ़ोन नंबर देने का काम हो सकता है तो फिर बहुत कुछ पता है मुझे। महर मन में बोली, वेरी स्मार्ट। अपना जेंडर रिवील नहीं करने के लिए सेंटेंस भी बदलने को तैयार है। जो भी है, महक रंधावा बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। एपिसोड 33, ऑर्थोडॉक्स सिकंदर, दुबई। अगली सुबह, दुर्रानी पैलेस। सुबह के 6 बजे बज रहे थे। महर की आँख खुल चुकी थी। वो बस थोड़ी देर पहले ही उठी थी और जब से उठी थी तब से बेड पर लेटी हुई वो कुछ सोच रही थी। उसने एक बार अपना फ़ोन देखा और खुद से बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिमाग से काम लेना है और शांति से काम लेना है, टाइम लेना है, लेकिन जो भी करना है बिल्कुल प्रूफ करना है। इतना बोलकर वो उठकर बैठ गई। उसने अपने सर पर हाथ रखा और कुछ सोचते हुए अपना फ़ोन उठा लिया। थोड़ी देर बाद उसने एक नंबर पर कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते ही महर धीरे से बोली, डैडी। दूसरी तरफ से करणवीर की आवाज़ आई, माहा दिस इज यू। तुम मुझसे खुद से बात कर रही हो? ओ माय गॉड, थैंक यू मुझे कॉल करने के लिए। महर कुछ पल रुककर बोली, मैंने आपसे इधर उधर की बात करने के लिए कॉल नहीं किया, सीधे पॉइंट की बात करनी है। अभी तो टोरंटो पर अटैक हुआ है, कहीं उसमें भी तो आपका। करणवीर बीच में बोला, महर मैं ये हरकत बार बार नहीं करूंगा। उस वक्त भी मैंने जो किया उसके पीछे एक वजह थी। महर सार्कास्टिकली बोली, ऐसी कौन सी वजह हो सकती है डैडी जो आपको गद्दारी करनी पड़े? गद्दारी करने की आप कोई सी भी वजह बोल दो, वो वजह वैलिड नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, मैं नहीं मानती। करणवीर कुछ पल रुककर बोला, महर तुम कुछ नहीं जानती हो, और जब जानती नहीं हो तो फिर ऐसे सीधे फैसला लेने के बारे में भी मत सोचो, ओके? महर बेड से खड़ी होकर बोली, डैडी मैं सब कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। कुछ चीज़ों का जस्टिफिकेशन कभी नहीं हो सकता। करणवीर कुछ पल रुककर बोला, मैं दुबई में ही हूँ। महर कंफ्यूजन से बोली, व्हाट? आप दुबई में हो? आर यू सीरियस? जहाँ तक मुझे पता है कि सिकंदर ने तो शायद आपको भिजवा दिया था कनाडा वापस, तो फिर आप दुबई में क्या कर रहे हो? करणवीर कुछ पल रुककर बोला, व्हाट डू यू थिंक? सिकंदर के पास दिमाग है तो दिमाग तो मेरे पास भी है ना। करणवीर रंधावा बेवकूफ़ नहीं है। 30 साल तक मैंने सर्व किया है कनाडा एजेंसी को, मुझे कोई बिना मेरी मर्जी के कहीं से भेज नहीं सकता। महर कुछ पल रुककर बोली, क्यों? आप क्यों नहीं गए? करणवीर मुस्कुराते हुए बोला, अपनी बेटी को वापस लिए बिना करणवीर रंधावा नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। महर आई रोल करते हुए बोली, और अगर मैंने आने के लिए मना कर दिया तो फिर क्या आप मुझे जबरदस्ती लेकर जाओगे? करणवीर वैसे ही बोला, शायद हाँ। महर इरिटेट होते हुए बोली, आई डोंट वॉन्ट टू गो विद यू। अगर मुझे जाना भी होगा ना तो मैं खुद चली जाऊंगी, अकेले चले जाऊंगी, लेकिन आपकी हेल्प नहीं लूंगी। मैंने आपको कॉल किया क्योंकि करणवीर बीच में बोला, क्योंकि तुम्हें मेरी आवाज़ सुनानी थी। ये सुनते ही महर बिल्कुल चुप हो गई। चाहे कुछ भी पता चले, कैसे भी पता चले, लेकिन करणवीर उसका फादर था। एक औलाद अपने माँ बाप से नफरत तो कभी नहीं कर सकती, और अगर करती भी तो बहुत बड़ी वजह होती है। लेकिन यह जो उनके बीच सिचुएशन थी वो एग्जैक्ट गुस्से वाली सिचुएशन थी। अगर महर के पास फ़ोन था तो फिर वो कांटेक्ट कर सकती थी, और वो कर रही थी। महर कुछ पल रुककर बोली, जितनी बात करनी थी बात हो गई, इससे आगे और कोई बात नहीं होगी, थैंक यू। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसने अपना फ़ोन बेड पर फेंका और इधर उधर घूमने लगी। इस वक्त सिकंदर वहाँ पर नहीं था। वो तो वैसे भी सुबह जल्दी उठता था और पहले ही चला जाता था। वो 4 बजे उठ जाता था, उसकी आदत थी। महर बेड पर बैठकर बोली, महर बात तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। इतना बोलकर उसने अपना फ़ोन उठा लिया। महर के दिमाग में कुछ आया, वो सीधे क्लोजेट में चली गई। उसने अपने फ़ोन का बॉक्स निकाला और फिर चाबी से उसने सबसे पहले सिम स्लॉट खोला। वो कुछ चेक कर रही थी। वो वॉय नीचे बैठ गई।
करीब आधे घंटे बाद वो खुद से बोली, फालतू में शक कर रही थी मैं, सब कुछ परफेक्ट है, कोई हैकिंग वाली चीज नहीं है। इतना बोलकर उसने सीधे एक नंबर डायल किया और किसी को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते ही वो बोली, सिकंदर दुर्रानी से तुम्हारी कोई खास दुश्मनी? दूसरी तरफ से आवाज आई, लूसिफर से। महर धीरे से बोली, रियली लूसिफर से? ऐसी भी क्या दुश्मनी है लूसिफर से? तभी दूसरी तरफ से आवाज आए, अब वो जानकर क्या करोगी? बस इतना समझो कि कोई तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी मदद करना चाहता है। महर मन में बोली, बड़ा चालाक इंसान है, अपना जेंडर रिवील कर नहीं रहा है, पर कुछ ना कुछ तो निकलवा कर रहूंगी है। सोचते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो वैसे ही मुस्कुराते हुए बोली, और तुम मेरी मदद कैसे करोगे या करोगी? दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई, वो तो वक्त के हिसाब से पता चलेगा, खैर इतना जान लो कि तुम्हें वहाँ से बचकर निकलना है। सिकंदर दुर्रानी वहाँ का राजा है, वहाँ पर हर चीज उसके काबू में है, वहाँ की आवाम उसकी है, तुम कुछ भी करोगी तो फंस सकती हो, इसीलिए खुद को बचाते हुए वहाँ से निकलना है, तो मेरी मदद लगेगी। महर वैसे ही बोली, मदद कैसे करोगे या करोगी? बस इतना बताओ मुझे। दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई, तुम्हें निकलने का एक रास्ता दिया जाएगा और वो रास्ता मेरी तरफ से होगा, तुम्हें निकालना है और उसके आगे तुम्हें फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और हाँ, बंदूक अपने साथ रखना जरूरत पड़ेगी। एक और जश्न की रात आएगी और वो जश्न की रात तुम्हारे लिए अच्छी साबित हो सकती है, अगर तुम मेरे हिसाब से चलो। महर कुछ पल रुककर बोली, मंजूर है। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। कुछ ही पल में उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। महर ने तुरंत अपना फोन चेक किया। एक मैप आया था उसके फोन पर। वो खुद से बोली, जिस चीज के बारे में मुझे नहीं पता, इसके बारे में सिकंदर ने नहीं बताया, वो तुम्हें पता है, तुम जो कोई भी हो दुबई के हो, लेकिन कौन, औरत या आदमी? करीब 10 बजे महर की आंखें एकदम से खुली। वो बात करने के बाद वापस आकर सो चुकी थी, तो बस कुछ घंटे की नींद के बाद अब वो वापस उठ चुकी थी और उसकी आंख ऐसे ही नहीं खुली थी, आवाज आने की वजह से खुली थी। महर ने नींद भरी आंखों से ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा, जहां पर सिकंदर खड़ा था। उसके हाथ में परफ्यूम की बोतल थी और कान पर ब्लूटूथ लगा हुआ था, शायद किसी से बात कर रहा था। महर अचानक से बोली, मेरी नींद खराब करने की आदत है तुम्हें? सिकंदर ने हल्के से मुड़कर उसे देखा। वो कुछ पल रुक कर बोला, बिल्कुल नहीं दिलरुबा, जो सोते हुए इतनी हसीन लगे, उसकी नींद खराब करके मुझे क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। महर उसे देखते हुए बोली, तुम बातें ऐसे बोलते हो ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे जवाब क्या देना है। सिकंदर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, जो भी तुम्हारे इन प्यार होठों से निकल जाए, वो जवाब कम तीर ज्यादा होते हैं। महर घुटनों के बल खड़े होकर बोली, रियली? तो तुम कहना चाहते हो कि मैं बातें नहीं करती, मैं तीर चलाती हूँ? सिकंदर उसके सामने आकर रुका। उसने महर की गर्दन पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। वो उसकी पीकॉक ब्लू आंखों में देखते हुए बोला, बेशक। महर कुछ पल रुककर बोली, तो फिर मत बात करो मुझसे, तुम नहीं बात करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी 3 बीवियां, 4 शादी भी करनी है तो। सिकंदर बीच में बोला, बिल्कुल चुप। महर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों? अब आगे बात नहीं सुनानी तुम्हें? सुनो ना, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है, तो सुन तो लो मेरी पूरी बात। और इससे आगे वो कुछ कहती कि सिकंदर ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। महर कुछ पल सिकंदर की बंद आंखों को देखती रही और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वो कोई संत आत्मा तो थी नहीं, उसकी भी अपनी नींद थी, तो वो भी सिकंदर को किस बैक कर रही थी। सिकंदर महर के लोअर लिप को बाइट करते हुए उसे फ्रेंच किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने महर के होठों को छोड़ दिया। वो धीमी सी आवाज में बोला, यू वॉन्ट टू से समथिंग एल्स? महर कुछ पल रुक कर बोली, यू रियली थिंक कि ऐसे में रुक जाऊंगी? मेरा बोलना कम हो जाएगा? सिकंदर धीमी सी आवाज में बोला, दिलरुबा क्या जबान है ना तुम्हारी, गुलाब के फूल की कांटों की तरह। महर कुछ पल रुक कर बोली, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर मेरी इंसल्ट? इतने प्यारे शब्दों में इंसल्ट करना कोई तुमसे सीखे मिस्टर दुर्रानी, मतलब कमाल की बात है। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, बहुत कमाल की। बोलकर उसने महर की कमर पर हाथ रखा और उसे खींचकर बेड से नीचे उतारा। महर अब अपने पैरों पर खड़ी थी। वो हल्का सा पीछे हटकर बोली, क्या सोचा तुमने? सिकंदर अपना फोन उठाते हुए बोला, मतलब? महर जल्दी से बोली, पूरी जिंदगी में ऐसे ही एक पैलेस में, एक कमरे में नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं रह सकती। एक जगह पर रहने की आदत नहीं है मुझे बाहर निकलना है। सिकंदर उसे देखकर बोला, सिकंदर दुर्रानी की बीवी नुमाइश की चीज नहीं है, जो कहीं बाहर निकलकर कुछ भी करे, बिल्कुल भी नहीं। महर कुछ पल रुककर बोली, आर यू ऑर्थोडॉक्स और व्हाट? मैं कोई चीज नहीं हूं, और दूसरी बात, बाहर निकलने से मेरी नुमाइश नहीं हो जाएगी।
सिकंदर उसे अपने बेहद करीब खींचकर बोला, जो मैंने कह दिया वो कह दिया, इसके आगे कुछ नहीं। महर उसे देखते हुए बोली, और मैंने जो कह दिया मैंने भी वो आई कह दिया, उसके अलावा मैं किसी और की नहीं सुनती। सिकंदर ने उसके चेहरे पर आते हुए उसके रेत बालों को पीछे किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, अच्छी बात है दिलरुबा, जब तुम ये सोचती हो कि तुम्हारी मर्जी चलेगी। बेगम तुम मेरी हो, तुम्हारी मर्जी मेरे आगे चल सकती है। तुम्हारी हुकूमत मंजूर होगी मुझे, बशर्ते सबसे बड़ी हुकूमत मेरी है। तुम यहाँ से बिना मेरी इजाज़त के बाहर नहीं निकल सकती और मैं तुम्हें इजाज़त देने से इनकार करता हूँ। गॉट इट? महर उसे घूरते हुए बोली, नहीं समझ में आया मुझे, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया मुझे, समझे? मुझे एक जगह पर बंद करके नहीं रख सकते। सिकंदर ने बिना कुछ बोले उसे छोड़ दिया। वो वहाँ से जाने लगा, तभी महर उसका हाथ पकड़कर बोली, आई एम टॉकिंग टू यू। हमारी बात जब तक खत्म नहीं होती तुम नहीं जाओगे। सिकंदर उसकी तरफ मुड़कर बोला, कल रात एक और पार्टी है और वो पार्टी मेरे यहाँ के इलेक्शन जीतने की खुशी में है। महर के दिमाग में अचानक से वो बात घूम गई, पार्टी वाली बात जो उसने सुबह की थी। वो मन में बोली, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही सोच रही थी, पर वो इंसान हो कौन सकता है? तभी सिकंदर ने महर का हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और वापस जाने लगा। महर उसके पीछे आते हुए बोली, हमारी बात पूरी नहीं हुई है, अभी तक सुना तुमने? तुम इससे आगे वो कुछ कहती कि सिकंदर ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। महर हैरानी से उस बंद दरवाजे को देख रही थी। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो धीरे से बोली, यू रियली थिंक सिकंदर की मुझे एक कमरे में बंद करके रखना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, इतनी ट्रेनिंग मैंने हवा खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं लिए। महर ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई, उसने अपने बाल बांधे और सीधे खिड़की की तरफ चली गई। उसने वहां पहुंचकर नीचे देखा और कुछ सोचते हुए सीधे बालकनी में चली आई। वो खुद से बोली, ऐसे नहीं तो ऐसे ही मुझे जो करना है मुझे वो करने से कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे वो कोई भी हो। इतना बोलकर वो सीधे बालकनी की रेलिंग पर बैठ गई। उसने नीचे देखा, इस वक्त वो फर्स्ट फ्लोर पर ही थी। उसने एक तरफ हाथ रखा और नीचे अपना पैर रखते हुए वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जब उसने कहा कि वो ट्रेनिंग वाली इंसान है तो वो सच बोल रही थी। उसके लिए ये सब करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी और ये बात सिकंदर अच्छे से जानता था। महर नीचे उतरने वाली थी कि उसका पैर फिसला और वो एकदम से गिर गई। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और तुरंत सर उठाकर देखा। सामने आतिफ खड़ा था जो हैरानी से उसे देख रहा था। वो धीरे से बोला, क्या बात है, आप तो बड़ी कमाल की निकली। महर खड़ी होकर बोली, मैं तो इंसान ही कमाल की हूँ, किसी को बताना मत। आतिफ कुछ पल रुक कर बोला, और क्यों ना बताऊं? मेरा मतलब आपको ये सब करने की जरूरत है। सामने दरवाजा नहीं खुला था और मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसे बंदरों की तरह कूदना आता है। महर कुछ पल रुक कर बोली, वो क्या है ना कि इंसान बंदर से ही आया तो फिर इतना तो बनता है, इसलिए मुझे ये सब कुछ आता है और बहुत अच्छे से आता है, समझे? मत बताना, मतलब अगर तुम बताना चाहो तो तुम बता दो, मुझे क्या। बोलकर वो जाने लगी। तभी आतिफ आवाज लगाते हुए बोला, भाभी मेरी बात तो सुनिए। महर उसे देखकर बोली, व्हाट? आतिफ अपने दोनों हाथ खड़े कर बोला, माफी, पर आप बाहर नहीं जा सकती। महर ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोली, बैक्योर की तरफ जा रही हूँ दिमाग सही करने के लिए। दिमाग कुछ ज्यादा खराब हो रहा है मेरा, बस इसीलिए। आतिफ उसे देखते हुए बोला, ठीक है। उसने इतने कहा था कि महर उसे पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए वहां से चली गई। आतिफ धीरे से बोला, सॉरी भाभी, लेकिन इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और लापरवाही नहीं की जा सकती। इतना बोलकर उसने अपना फोन निकाल लिया। एपिसोड 34 शेरनी, दुबई, दुर्रानी पैलेस। महर पिछले 2 घंटे से शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस के नाम पर वो सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रही थी। वो लगातार लगी पड़ी थी। वो अभी भी बंदूक पकड़े सामने शूट कर रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके पेट पर हाथ रखा। महर एकदम से रुकी और उसने तुरंत तिरछी नजरों से देखा। सिकंदर खड़ा था उसके पीछे। वो कुछ पल रुककर बोली, तुम कहाँ से आ गए? सिकंदर सामने देखते हुए बोला, काम खत्म करके। इतना बोलकर उसने महर का हाथ पकड़ा। जिस हाथ में बंदूक थी उसने डायरेक्शन चेंज की और सीधे एक आदमी की तरफ शूट किया। वो गोली उसे लगी नहीं, उसके साइड से होकर पीछे चली गई। महर ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोली, ये क्या तरीका था? अगर अभी उसे लग जाती तो? सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, तो क्या बेगम? लग जाती? मर जाता तो कुछ नहीं होता। वो यहाँ काम करता है ताकि एक दिन सिकंदर दुर्रानी के हाथों मर सके और ये आई उनकी खुशनसीब है। महर हैरानी से बोली, सीरियसली? मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता और मैं कुछ नहीं मानती।
सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता दिलरुबा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो असलियत है वो असलियत है और असलियत को बदलने की औकात किसी की नहीं। बोलकर उसने महर के हाथ से बंदूक ले ली और सीधे एक टेबल की तरफ चला गया जहां पर और सारी बंदूकें रखी हुई थी। महर चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। तभी सिकंदर तेज आवाज में बोला, कमरे से बाहर निकलने का तरीका काफी अलग है दिलरुबा। अगली बार उस तरीके से तुमने कोई हरकत की तो फिर कभी कमरे का दरवाजा खुलेगा नहीं। इट्स बेटर कि तुम हमेशा वैसे ही निकलो, राइट? महर जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, क्यों? मतलब समझ में नहीं आया मुझे। तुम अगर मुझे बेडरूम में बंद कर दोगे तो फिर मैं बेडरूम में पड़ी थोड़ी रहूंगी। मैं नहीं रह सकती। मैंने तुमसे कहा कि मैं एक जगह नहीं रह सकती। और सिकंदर बीच में ही बोला, तो दूसरी जगह कहाँ जाना चाहती हो तुम? हनीमून पर? महर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारे साथ किसी भी इधर उधर वाली जगह पर नहीं जाना है। मुझे सिर्फ बाहर निकलना है। इतनी बड़ी दुबई है, मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ। सिकंदर ने उसके चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे किया और उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, रॉन्ग दिलरुबा, तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो और दुबई में तो तुम्हें दुर्रानी पैलेस से निकलने के लिए भी मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। महर धीरे से बोली, मुझे लगता था कि तुम ऑर्थोडॉक्स हो, लेकिन तुम तो सच में ऑर्थोडॉक्स निकले। कैन आई टॉक टू लूसिफर? शायद उसके पास इतनी समझ हो क्योंकि लूसिफर तो यहाँ का नहीं है। सिकंदर उसे छोड़कर बोला, लूसिफर हो या सिकंदर दुर्रानी, दोनों की सोच एक है, बस थोड़े बहुत अलग होंगे पर कुछ चीजों के। उसके अलावा तो सब कुछ सिमिलर है दिलरुबा। तुम्हारे कहने से फर्क नहीं बन जाते हैं और जो फर्क है वो तुम्हें नजर नहीं आते। महर गहरी सांस लेकर बोली, किसी इंसान को एक जगह पर बंद करके नहीं रख सकते और मैं कोई सोने की चिड़िया नहीं जो तुम्हारे इस सोने के पिंजरे में रह जाऊंगी। मुझे बाहर निकलना आता है। सिकंदर उसे देखकर बोला, किसने बोला कि तुम चिड़िया हो दिलरुबा? तुम कोई चिड़िया नहीं हो, तुम शेरनी हो। वो शेरनी जो दहाड़ना जानती है, जो हमला करना जानती है, जो बचना भी जानती है और बचना भी जानती है, खासकर जवाब देना जानती है। इस वक्त सिकंदर की आंखों में एक एक एहसास था जो महर को साफ नजर आ रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हें प्राउड फील हो रहा है? क्यों? सिकंदर उसका हाथ थाम कर बोला, अपनी बेगम और जाने जहां पर प्राउड फील करना गलत नहीं है ना दिलरुबा? महर के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था। वो कुछ भी हैंडल कर सकती है, बस ये आई वाला सिकंदर उससे हैंडल नहीं होता था। जब वो ऐसी बातें करता था कि जो किसी भी लड़की के दिल को छू जाए तो महर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं थी। वो अपना हाथ पीछे खींचकर बोली, मुझे नहीं बात करनी। इतना बोलकर वो भागते हुए वहां से निकल गई। उसके जाते ही सिकंदर के एक्सप्रेशन बदल चुके थे। वो आई चेयर पर बैठ गया और सामने देखने लगा। बुलेट से पिछले 2 घंटे में महर ने जो करामात की थी वो उसकी आंखों के सामने थी। सिकंदर ने अपने पॉकेट से सिगरेट निकाला और सिगरेट जलाते हुए वो कुछ सोचने लगा। तभी मिसाल वहां पर आकर बोला, मैंने अभी महर को जाते हुए देखा। मेरा मतलब आपकी बेगम को। सिकंदर सामने देखते हुए बोला, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। मिसाल धीरे से बोला, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि हम किसी को बंद करके नहीं रख सकते हैं सिकंदर और आपकी बेगम। यानी कि महर, वो जिसकी किस्म की इंसान है, वो एक जगह पर रह नहीं सकती। सिकंदर ने अपनी वुल्फ ग्रे आंखों से उसे देखा। वो कुछ बोला नहीं। मिसाल फिर से बोला, एक बार मेरी बात के बारे में सोचना। आप कुछ भी कर सकते हैं। इतनी पावर है कि पूरा का पूरा दुबई, क्या पूरा का पूरा सऊदी अरब आपका है। तो कोई ना कोई तरीका होगा अपने दिलरुबा को वो देने का जो वो चाहती है। आप उस तरीके के बारे में सोचिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे वो कभी आपकी तरफ अपने कदम बढ़ाएंगी। सिकंदर उसे देखकर बोला, आगे। मिसाल धीरे से बोला, वो अमेरिका की एजेंसी कोई एजेंट है। वो आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि लूसिफर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सारी चीज उसके हाथ लगी है जो कि नॉर्मली लगती है। शायद वो भी पीछे आने की कोशिश करें। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, मिसाल कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। इस वक्त मैं दुबई में हूँ और सिकंदर दुर्रानी हूँ, समझे? लूसिफर कहाँ है किसी को नहीं पता। वो एकदम से शांत हो चुका है। बस इतनी सी बात है, टोरंटो का लास्ट अटैक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं फिलहाल कुछ नहीं करने वाला। मिसाल सर झुकाकर बोला, ओके समझ गया मैं। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। मिसाल सीधी दुर्रानी पैलेस के अंदर पहुंचा। वो स्टडी रूम की तरफ जा रहा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही वो रुक गया और महर को देखने लगा जो वहीं पर खड़ी दरवाजे को घूर रही थी। मिसाल कुछ पल रुक कर बोला, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? महर उसे देखकर बोली, सोच रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ब्लास्ट करूंगी तो ये जगह उड़ जाएगी क्या? मिसाल मुस्कुराते हुए बोला, ब्लास्ट करने के लिए कुछ होना भी चाहिए। तुम्हारे पास फिलहाल कुछ नहीं है।
बोलकर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला आया। महर भी उसके पीछे चली आई। वो वही सोफे पर बैठकर बोली, मेरा बीपी चेक करना, मुझे रात को ना ढंग से नींद नहीं आती। मिसाल कुछ पल रुककर बोला, अभी। महर इरिटेट होते हुए बोली, मैंने अभी बोला तो इसका मतलब है ये आई है ना कि मुझे अभी बीपी चेक करवाना है। मिसाल कुछ पल उसे देखता रहा और उसने वो आई साइड टेबल पर रखा हुआ बीपी वाला मशीन उठा लिया। अच्छी बात ये थी कि वो वहाँ पर था, वरना उसे लेने के लिए अपने बेडरूम में जाना पड़ता। मिसाल कॉफ़ी टेबल पर बैठ गया और वो महर का बीपी चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद वो उसे देखकर बोला, 150/100, इतना बीपी हाई लेकर कहाँ जाने वाली हो तुम? महर अपने सर पर हाथ रखकर बोली, मुझे नहीं पता, इसे कम करने के लिए क्या करूं? बीपी हाई होना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? तो बताओ क्या करूं मैं? मिसाल उसे देखते हुए बोला, कॉफ़ी लेना बंद कर दो, एक्सरसाइज योगा अगर करती नहीं हो तो करो और प्लीज़ थोड़ी सी वॉकिंग बढ़ाओ और स्ट्रेस कम करो। स्ट्रेस कम करोगी तो सब कुछ ठीक होगा। मैंने मेडिसिन दी थी तुम्हें, मेडिसिन छोड़ दी ना? महर उसे देखते हुए बोली, तो तुम क्या चाहते हो कि मेडिसिन लेती रहूं? 1-2 बार ले लिया, उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ, नहीं लिया। मिसाल खड़ा होकर बोला, 1 हफ्ते की मेडिसिन दूंगा मैं। वो मेडिसिन तुम्हें 1 हफ्ते तक प्रॉपर लेनी है, उसके बाद एक बार फिर से बीपी चेक करूंगा मैं, पता चला कहीं तुम हाइपरटेंशन की पेशेंट ना बन जाओ। महर धीरे से बोली, जैसा पति मुझे मिला है हाइपरटेंशन की पेशेंट बनना कोई बड़ी बात थोड़ी है। उसकी ये बात मिसाल ने सुन ली थी, पर वो कुछ बोला नहीं। रात का वक्त, महर बेडरूम में बैठी हुई थी, वो चुपचाप फोन चला रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। सोनम दरवाजे पर खड़ी थी। वो उसे देखते हुए बोली, नीचे सानिया और आतिफ आए हुए हैं, सानिया आपको बुला रही है, आप आएंगी? नीचे। महर कुछ पल रुककर बोली, आना पड़ेगा, आई एम कमिंग, और वैसे भी बोर होने से तो बेटर है। इतना बोलकर वो खड़ी हो गई और सीधे सोनम के साथ बेडरूम से निकल गई। नीचे पहुंचते ही महर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। आतिफ सानिया के कान में कुछ बोल रहा था, वही सानिया मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रही थी। सिकंदर इस वक्त वहाँ पर नहीं था, बस वो आई दोनों बैठे थे। महर सोफे पर बैठकर बोली, मुझे बुलाया? सानिया मुस्कुराकर बोली, हाँ भाभी। वो अम्मी पूछ रही थी कि आप ट्रेडिशनल कपड़े पहन लेती है क्या? उन्हें आपको कुछ देना है तो मैं इसीलिए चली आई और उन्होंने आपके लिए ये भिजवाया है। इतना बोलकर उसने एक पैकेट महर की तरफ बढ़ा दिया। महर ने उसके हाथ से पैकेट ले लिया। उसने पैकेट खोलकर देखा, उसमें एक बॉक्स था। वो बॉक्स देखकर समझ में आ रहा था कि वो कोई रिंग वाला बॉक्स था। वो सानिया को देखकर बोली, ट्रेडिशनल पहना नहीं है मैंने, लेकिन जब से यहाँ पर आई हूँ तब से पहन रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? पहन लूंगी। सानिया कुछ पल रुककर बोली, तो मैं अम्मी को बोल दूंगी कि आप पहन लेती है। महर मुस्कुराते हुए बोली, ओके बोल देना। आतिफ उसे देखते हुए बोला, भाई मिले थे क्या आपको? महर उसे देखकर बोली, आई नो, तुमने ही बताया ना उसे कि मैं कहाँ थी। मैं कैसे गई? आतिफ धीरे से बोला, अब बताना पड़ा क्योंकि मैं उनसे कुछ छुपा नहीं सकता, जो देखता हूँ वो बताता हूँ। महर मुस्कुराते हुए बोली, वेरी गुड, कितने लॉयल इंसान हो ना तुम। आतिफ उसे देखते हुए बोला, बिल्कुल, अपने भाई के लिए लॉयल होना जरूरी है। इधर सानिया अपने फ़ोन पर कुछ कर रही थी। वो अचानक से बोली, व्हाट इज़ बॉडी काउंट? महर उसे देखकर बोली, मेरा 10 है, मैंने काउंट करके रखा है। सानिया कन्फ्यूजन से बोली, पर होता क्या है? आई मीन क्या मतलब है इसका? मुझे समझ नहीं आया। महर कुछ पल रुककर बोली, यू नो वॉट, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी नहीं। बोलते हुए उसने आतिफ को देखा, जो हैरानी से उसे देख रहा था। वो कुछ पल रुककर बोली, वॉट? आतिफ धीरे से बोला, 10। सच में? सानिया कन्फ्यूजन से उन दोनों को देख रही थी। वो बॉडी काउंट के बारे में सर्च करने वाली थी कि तभी आतिफ उसके हाथ से फ़ोन लेकर बोला, कुछ और काम नहीं है क्या? पढ़ाई पर ध्यान दो। सानिया धीरे से बोली, भाई पढ़ाई पर तो ध्यान दे रही हूँ मैं, पर कुछ दिख गया तो उसके बारे में। आतिफ बीच में बोला, बिल्कुल भी नहीं, खबरदार अगर तुमने ऐसी वैसी चीज़ देखी तो। सानिया कुछ पल रुककर बोली, इसका मतलब कुछ बेकार है, तभी आप लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं ना? आतिफ कुछ कहता कि तभी महर खड़ी होकर बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, बाय। इतना बोलकर वो सीधे ऊपर चली आई। बेडरूम में पहुंचते ही वो खुद से बोली, कहीं पर भी मुंह खोल देती हूँ मैं। एक तो वो बच्ची है और दूसरा उसका भाई, अगर इस बारे में सिकंदर को पता चला तो वो क्या बोलेगा मुझे? नहीं पता क्या बोलेगा और वो क्या बोलेगा मुझे क्या, लेकिन वो तो ऑर्थोडॉक्स है, वो कुछ बोल भी सकता है। इतना बोलकर वो बेड पर बैठ गई।
वो इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रही थी कि उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। महर ने सीधे अपना फोन चेक किया। उस अननोन नंबर से एक मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा था कि कल के जश्न के लिए तैयार हो न तुम। महर खुद से बोली, पार्टी ना हो गया तो क्या हो गया, मुझे भगाने की पूरी प्लानिंग कर रखी है इसने, जो भी है पता लगाना पड़ेगा कौन है। अगर सारी चीज होती ना मेरे पास तो अभी के अभी पूरी का पूरा एड्रेस सामने निकल आता, पर नहीं, कोई सोर्स नहीं है मेरे पास। बोलकर उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और वो बेड पर लेट गई। उसे खुद पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। करीब 1 घंटे बाद महर ने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसने सर झुकाकर देखा, एक हाथ उसके पेट पर था, फिर उसने सर उठाकर देखा। सिकंदर की आंखें बंद थी। वो उसे हक करके सो रहा था या लेटा हुआ था, पता नहीं। महर धीरे से बोली, जब किसी का हाथ इतना भारी हो तो फिर सामने वाले के ऊपर हाथ ऐसे रखना नहीं चाहिए। बोलकर उसने सिकंदर का हाथ हटाया और करवट बदल ली। तभी सिकंदर ने उसे फिर से अपनी बाहों में भरा और एक बार फिर से उसका हाथ महर के पेट पर आ चुका था। महर धीरे से बोली, तुम जाग रहे हो ना। सिकंदर धीमी सी आवाज में बोला, दिलरुबा आधी रात को उठने की आदत है। महर जल्दी से बोली, मेरी उठने की आदत नहीं है, वो तो तुम। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी सिकंदर ने उसके कान पर अपने होंठ रख दिए। महर की बोलती बंद हो चुकी थी। वो चुपचाप सामने बालकनी की तरफ देख रही थी। सिकंदर का हाथ उसके शर्ट के अंदर उसके पेट पर आ चुका था, लेकिन इससे आगे वो कुछ नहीं कर रहा था। महर ने हल्के से नजर झुकाकर उसके हाथ को देखा और फिर बोली, ऐसे पकड़ना जरूरी है। सिकंदर हंस की वॉइस में बोला, बहुत जरूरी है बेगम, तुम नहीं समझोगी। महर कुछ पल रुककर बोली, ओके फाइन। बोलकर उसने अपनी आंखें वापस बंद कर ली। अगली सुबह महर की आंखें खुली। इस वक्त सुबह के 8 बजे बज रहे थे। वो उठकर बैठी और वो चारों तरफ देखने लगी। एज यूजुअल सिकंदर वहां पर नहीं था। वो खुद से बोली, सुबह की तरह गायब। पार्टी, आज रात कोई पार्टी है महर रंधावा, एक बार मैप अच्छे से चेक करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो खड़ी हुई और सीधे क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। अंदर पहुंचते ही महर ने सीधे अपने कपड़े निकाले। वो जाने के लिए मुड़ी थी कि वो रुक गई। उसकी नजरें सामने वाले कैबिनेट की तरफ चली गई। वहां पर कुछ रखा हुआ था। महर धीरे से बोली, व्हाट द हेल। एपिसोड 35, पेंटिंग, दुबई, दुर्रानी पैलेस। सुबह का वक्त। महर हैरानी से अपने सामने कैबिनेट की तरफ देख रही थी। उस कैबिनेट में एक मीडियम साइज कैनवस रखा हुआ था और उस कैनवास पर एक पेंटिंग थी। महर चुपचाप उस पेंटिंग को देख रही थी। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो जानती थी कि वो पेंटिंग उसकी ही थी। अपनी आंखें अच्छे से जानती थी, वो पीकॉक ब्लू आंखें जो कि नजर आ रही थी और बाकी पूरा चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। महर कुछ पल रुककर बोली, ये किसने बनाया। इतना बोलकर उसने वो कैनवस उठा लिया। वो चुपचाप उस कैनवस को देख रही थी। तभी उसकी नज़र नीचे सिग्नेचर पर गई। सिकंदर दुर्रानी अरबी में लिखा हुआ था और महर को वैसे भी अरबी पढ़ने आती थी। वो धीरे से बोली, जान लेने वाले हाथ आर्टिस्ट गिरी भी कर लेते हैं, और इतनी अच्छी पेंटिंग इसने मुझे बनाया, लेकिन मेरा चेहरा नहीं देखने दिया। मतलब हद हो गई है, बाहर कहीं निकले तो चेहरा देखना नहीं है, देखना चाहिए नहीं एक्चुअली, और कैनवास पर भी नहीं देखना चाहिए। कौन सा लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आता। इतना बोलकर उसने वो कैनवस वापस रख दिया। महर ने अपने कपड़े निकाले। वो जा रही थी कि तभी उसकी नज़र वापस उस पेंटिंग की तरफ चली गई। वो चुपचाप उस पेंटिंग को देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो खुद से बोली, नहीं सोचना इस बारे में महर रंधावा, बिल्कुल नहीं सोचना। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद महर फ्रेश हो चुकी थी। वो जैसे ही नीचे पहुंची, सोनम उसके पास आकर बोली, आपका इंतजार कर रही थी मैं। सिकंदर सर बाहर गए हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि आपको ब्रेकफास्ट करा दूं। उसके बाद आज शाम को एक पार्टी है, सक्सेस पार्टी है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी सिकंदर सर की पार्टी जीत चुकी है। महर डाइनिंग टेबल पर बैठकर बोली, सब कुछ तो है उसके पास, तो फिर उसे पॉलिटिक्स में क्यों इंटरेस्ट है। सनम कुछ पल रुककर बोली, अब ये तो मुझे नहीं पता मैडम, अगर आपको नहीं पता तो फिर मुझे कैसे पता होगा। बोलकर वो महर को खाना सर्व करने लगी थी। महर ने थोड़ी देर में खाना शुरू कर दिया। वो खाते हुए सिकंदर के बारे में सोच रही थी, या कह सकते थे कि स्पेशली उस पेंटिंग के बारे में सोच रही थी। वो मन में बोली, पूछना तो पड़ेगा, जब तक मैं पूछूंगी तब तक मुझे खुद शांति नहीं मिलेगी। आई वॉन्ट टू आस्क हिम, पर जब वो आएगा तभी तो पूछ सकती हूँ, क्योंकि बाहर निकलना तो मेरे लिए गुनाह बन चुका है। सोचते हुए उसने सर हिला दिया। दोपहर में महर कमरे में बैठी हुई अपने फ़ोन पर कुछ कर रही थी। वो टोरंटो की कंडीशन चेक कर रही थी, वहां पर कितना लॉस हुआ था। वो सारी चीज़ चेक करते हुए वो खुद से बोली,
कांट बिलीव इट कि मैं चाह कर भी ये सब कुछ रोक नहीं पाई। अगर रोकना चाहती तो शायद रोक लेती, काश मैं टोरंटो में होती तो शायद सच में मैं रोक लेती। इतना बोलकर उसने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया और ज़्यादा ये सब न्यूज़ देखने के बाद उसका दिमाग और ख़राब हो सकता था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और सिकंदर अंदर आया। महर तुरंत खड़ी होकर बोली, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। सिकंदर उसे देखकर बोला, व्हाट दिलरुबा। इतना बोलकर उसने अपना शॉल उतार कर वही सोफे पर रखा और अपना फ़ोन लेकर बालकनी की तरफ जाने लगा। तभी महर उसका हाथ पकड़ कर बोली, मैंने वो पेंटिंग देखी जो तुमने क्लोजेट में रखी हुई है। अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरी शक्ल से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आंखें नजर आ रही है, बनाना था तो पूरा बनाते। सिकंदर उसे देखकर बोला, दिलरुबा, मेरी बेगम को देखने का हक पूरी दुनिया को नहीं है, समझ गई। महर कुछ पल रुककर बोली, पेंटिंग तुमने बनाई है, देख तुम रहे हो तो पूरी दुनिया कैसे। सिकंदर बीच में बोला, वो पेंटिंग नीचे लगने वाली है, इतनी अच्छी पेंटिंग और इतनी मेहनत मैंने फालतू में नहीं की है, किसी वजह से की है। बोलकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और सीधे बालकनी में चला गया। महर उसके पीछे पीछे चली आई। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे मेरी शक्ल देखनी है। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, ड्रेसिंग टेबल। महर इरिटेट होकर बोली, मेरा मतलब है कि तुम ऐसे पेंटिंग बनाओगे जिसमें मेरा चेहरा नजर आए। यू नो वॉट, मैं वही पेंटिंग नीचे भी लगाऊंगी। सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, गलतफहमी अच्छी है दिलरुबा कि तुम लगा लोगी। महर जल्दी से बोली, बेगम बोला ना तुमने मुझे, तो फिर एक बादशाह की बेगम कुछ भी कर सकती है। सिकंदर ने तुरंत अपनी नज़र उठाया और वो महर की आंखों में देखने लगा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बिल्कुल शांति थी कि तभी फ़ोन भेजने की आवाज़ आई। सिकंदर ने अपना फ़ोन चेक किया और कॉल कट कर दिया। उसने महर धीरे से बोली, कॉल क्यों कट किया तुमने। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, बेगम को देख रहा हूँ और जब बादशाह अपनी बेगम को देखता पाँच है तो दुनिया की कोई रूहानी ताकत या फिर कोई शैतानी ताकत बीच में आकर डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अच्छा नहीं लगता राइट दिलरुबा। महर कुछ पल रुक कर बोली, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना तो मेरे पास जवाब नहीं होता। इतना बोलकर वो सीधे अंदर चली आई। तभी सिकंदर तेज आवाज में बोला, जानना चाहती हो कि टोरंटो पर अटैक की डील कहाँ से आई थी। ये सुनते ही महर एकदम से रुक गई। उसने सीधे मुड़कर सिकंदर को देखा। ये बात तो उसके दिमाग से निकल गई थी कि सिकंदर यानी कि यूसुफ ऐसे ही कहीं पर अटैक करेगा नहीं जब तक सामने से कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि उसकी पर्सनल किसी भी कंट्री से कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला टेररिस्ट था। महर जल्दी से बोली, कौन, किसका, कहाँ पर। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, है तुम्हारा देश में कुछ गद्दार बैठे हैं दिलरुबा। कुछ गद्दार ऐसे हैं जो अंदर रहकर खोखला करने की ताकत रखते हैं और वो वही है। बोलते हुए उसने अपने कदम महर की तरफ बढ़ा दिए। महर जल्दी से बोली, कौन, आई मीन ऐसा कौन है। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, कोई तो होगा, ऐसा सोचा दिलरुबा। तुम जानती हो और तुम उस इंसान को बहुत अच्छे से जानती हो। महर के दिमाग में एकदम से करणवीर का ख्याल आया, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेना चाहती थी। तभी सिकंदर उससे बोला, जिसका नाम तुम्हारा दिमाग में सबसे पहले आया है वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है बेगम, थोड़ा सा और दिमाग चलाओ। महर कुछ पल रुककर बोली, और कौन। इतना बोलते वो रुक गई। एक नाम उसके दिमाग में दोबारा आ रहा था। वो चुपचाप सिकंदर को देख रही थी। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, बिल्कुल सही सोच रही हो। ये सुनते ही महर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एपिसोड 36 शूट ऑन हार्ट। दुबई, रात का वक्त। महर इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वो पार्टी के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने ब्लैक कलर का नारकली पहना हुआ था जिसके ऊपर गोल्डन कलर का दुपट्टा था। दिन में उसकी सिकंदर से जो बात हुई थी उसके बाद से वो काफी शांत थी, कुछ बोल नहीं रही थी वो, बल्कि बस सोच रही थी। तभी सोनम उसे देखकर बोली, आप तैयार हो चुकी है मैडम, बाहर इंतजार कर रही हूँ, आपका अपना फ़ोन लेकर आ सकती है। इतना बोलकर वहां से चली गई। महर ने एक गहरी सांस ली और उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया। उसके फ़ोन पर उसे अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था और मैसेज में लिखा था कि तैयार रहना, आज की रात तुम्हारी आज़ादी की रात बनने वाली है। महर धीरे से बोली, देखते हैं। बोलकर उसने अपना फ़ोन बंद किया और तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। नीचे पहुंचते ही वो चारों तरफ देखने लगी, लेकिन सिकंदर वहां पर था नहीं। तभी सोनम उसके पास आकर बोली, सिकंदर सर ऑलरेडी पार्टी के लिए निकल चुके हैं, उन्हें पहले जाना था तो आपके लिए बाहर गाड़ी इंतजार कर रही है, आप जा सकती हैं। महर कुछ पल रुककर बोली, ठीक है। बोलकर वो बाहर निकल गई। वो गाड़ी में बैठी और वो गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। 1 घंटे बाद महर पार्टी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। उसने अपना चेहरा ढका और बाहर निकल गई।
वो कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। आज रात उसे यहाँ से निकलना था तो वो उससे पहले कोई भी सीन क्रिएट खुद ही नहीं करना चाहती और अपना चेहरा दिखाने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। महर पार्टी हॉल में पहुंची। वहां पर कई सारे लोग थे और उसे पता नहीं था कि उसे यहाँ पर अपना चेहरा किसी को दिखाना भी था या नहीं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली मेंबर से हटकर भी कई लोग थे। महर धीरे से बोली, सिकंदर कहाँ पर है? वही बताएगा मुझे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बोलते हुए वो चारों तरफ देख रही थी। उसकी नज़र सिकंदर की तरफ चली गई जो कि एक तरफ खड़ा किसी की बात सुन रहा था। महर तुरंत उसके पास चली आए और उसने सिकंदर का हाथ पकड़ लिया। सिकंदर के सामने खड़े आदमी ने महर को देखा और सर झुकाकर बोला, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। महर सिकंदर को देखकर बोली, दुपट्टा हटा दो। सिकंदर उसे देखकर बोला, नहीं दिलरुबा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारा चेहरा सामने आना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो फिर संभल कर समझी बेगम। महर उसे देखते हुए बोली, ठीक है। सिकंदर ने महर का हाथ अपनी तरफ किया और उसके हाथ पर हल्के से किस कर ली। उसकी हरकत पर महर की दिल की धड़कनें एकदम से शोर करने लगी थी। वो कुछ पल सिकंदर की आंखों में देखते रही और फिर थोड़ा सा पीछे हट गई। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, बहुत कम वक्त मिलेगा मुझे जब मैं तुम्हें देखूंगा दिलरुबा, तो एक तरफ रहकर खुद को परेशान मत होने देना। ये रात थोड़ी लंबी जाने वाली है और मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, काम है मुझे, समझी? महर उसे देखकर बोली, तुम पूरी रात क्या पूरी जिंदगी मेरे पास ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिकंदर सार्कास्टिकली बोला, क्या करे दिलरुबा, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी। बोलकर उसने महर को एक तरफ बैठने का इशारा किया और वहां से चला गया। महर सीधे जाकर उस टेबल पर बैठ गई। वहां पर फैमिली में से सिर्फ और सिर्फ आतिफ आया था। सानिया नहीं आई थी और कहीं ना कहीं महर सानिया को मिस कर रही थी। उसकी सानिया से काफी अच्छी खासी बनने लगी थी। महर खुद से ही बोली, अब क्या करना है मुझे? बोलकर उसने अपना फोन चेक किया और वो मैप देखने लगी। वो उसी जगह का मैप था। महर अपने आप को देख रही थी मैप पर कि वो कहाँ पर थी। उसे समझ में आ चुका था, आफ्टर ऑल वो एजेंट थी। मैप पढ़ने उसके लिए सबसे इजी काम था और फिर वो एग्जिट का पीछे वाला रास्ता देखने लगी। वो खुद से बोली, गॉट इट, समझ गई क्या करने हैं। बोलकर वो एकदम से खड़ी हो गई। महर एक तरफ जाने को हुई कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसने एक बार मुड़कर सिकंदर की तरफ देखा। वो मन में बोली, जरूरी भी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। इतना बोलकर वो तुरंत उस डायरेक्शन में चली गई जहां से वो जा रही थी। सभी लोग इधर उधर बातें कर रहे थे, किसी का ध्यान महर के ऊपर गया नहीं। इधर महर सीधे खाली कॉरिडोर में आ चुकी थी। वहां पर वॉशरूम नहीं था, वो दूसरा कॉरिडोर था जो कि पूरी तरीके से खाली था। वहां कुछ कमरे बने हुए थे। महर सीधे एक कमरे में चली आई। उसने वापस मैप खोलकर देखा, रूम नंबर 202 में यहीं पर हूं, और अब आगे इतना बोलते ही उसकी नज़र वॉशरूम की तरफ चली गई। महर ने सबसे पहले अपना दुपट्टा उठाकर बेड पर रख दिया। उसने अपने बाल अच्छे से बांधे और सीधे अपना फोन लेकर वॉशरूम के अंदर चली गई। वॉशरूम काफी बड़ा था। वो चारों तरफ देख रही थी। उसकी नज़र सीधे ऊपर वाले विंडो पर गई जिस पर शीशा लगा हुआ था। वो खुद से बोली, एक यही रास्ता है जहां पीछे की तरफ सिक्योरिटी नहीं होगी। महर रंधावा लगती है तो लग जाए, निकलना ज्यादा जरूरी है। बोलकर वो कमोड के ऊपर खड़ी हो गई। उसने कुछ पल उस शीशे को देखा और फिर एकदम से मुक्का मारकर वो शीशा तोड़ दिया। वो शीशा टूटकर आगे पीछे हर जगह गिर चुका था। महर ने वो सब कुछ साफ किया। एक डर भी था क्योंकि शीशा उसे चुभ सकता था, उसके टुकड़े निकले हुए थे। महर धीरे से बोली, मरना थोड़ी है मुझे। बोलकर वो उतर गई और वापस बाहर आई। उसने सीधे ब्लैंकेट उठाया। वो पतला वाला ब्लैंकेट था जो कि ज्यादा जगह भी नहीं ले सकता था। वो ब्लैंकेट लेकर सीधे वॉशरूम में चली आई। वो वापस कमोड के ऊपर खड़ी हुई और उसने वो ब्लैंकेट ऐसे सेट किया कि अब वो शीशा उसे चुभ नहीं सकता था। महर एकदम से उस विंडो वाली जगह पर बैठी। उसने तुरंत नीचे देखा। उसे हल्का सा चुभाने का एहसास तो हो रहा था, बट हाँ, उसे ब्लीडिंग नहीं हो सकती थी। बस यही एक अच्छी बात थी। महर ने तुरंत नीचे की तरफ देखा। उसने एक गहरी सांस ली और वो सीधे कूद गई। नीचे गिरते वो ब्लैंकेट भी उसके साथ ही ऊपर गिर गया था। महर ने ब्लैंकेट एक तरफ फेंका और वो सीधे खड़ी हो गई। हाथ पर हल्की सी चोट लग गई थी। वो सामने देखने लगी। उसने अपना फोन चेक किया। वो कुछ पल रुक कर बोली, यहाँ से कोई सिक्योरिटी नहीं है महर, रंधावा निकलना पड़ेगा, बस हो गया। बोलकर वो सीधे सामने की तरफ भागने लगी। भागते भागते हुए थोड़ी थोड़ी पर आ चुकी थी। वहां पर ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी थी। महर सीधे उस गाड़ी के पास आकर बोली, कौन है? अंदर गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और गाड़ी में बैठा हुआ इंसान महर को देखते हुए बोला, आपको मैं छोड़ूंगा उस जगह पर जहां पर आप सेफ रह सकती है,
बैठ जाइए अंदर। महर कुछ पल रुक कर बोली, विश्वास क्यों करूं मैं? उस आदमी ने सीधे अपने फोन में एक नंबर निकाला। ये वही नंबर था जिस नंबर से महर को मैसेज आया था। महर बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई। वो ड्राइव कर रहा था। महर पिछली बार की तरह गलती नहीं करना चाहती थी। मुस्तफ़ा पर भरोसा करके उसने गलती कर दी थी। अब वो फिर से वो हरकत नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो इस बार पूरी तरीके से अलग थी। थोड़ी देर बाद उस इंसान ने एकदम से ब्रेक लगाया। महर ने तुरंत सामने देखा, सामने 3 से 4 गाड़ियां थी। महर धीरे से बोली, ये सब क्या है? वो आदमी जो कि ड्राइव कर रहा था वो महर को देखकर बोला, शायद सिकंदर के आदमी या फिर खुद सिकंदर हो सकते हैं। लगता उन्हें खबर मिल चुकी है कि आप भाग रही है। महर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे बिल्कुल वापस नहीं जाना। तभी उस ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने डैशबोर्ड पर रखा हुआ एक बंदूक उठाकर महर को दे दिया। महर कुछ पल उस बंदूक को देखते रही और फिर उसने ड्राइवर को देखा। वो ड्राइवर बोला, अगर बचाना चाहती है या फिर भागना चाहती है तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। महर ने बिना कुछ बोले वो बंदूक ले ली। वही ड्राइवर बाहर निकल चुका था। सामने 2 गाड़ियों से कुछ आदमी निकले और वहां पर गन शूट शुरू हो चुका था। सब एक दूसरे को मार रहे थे और पीछे से 2-3 गाड़ियां और भी आ चुकी थी। महर गाड़ी में बैठी हुई चुपचाप अपने हाथ में पड़े हुए बंदूक को देख रही थी। अब या तो आर या पार की बात थी और महर को पार करना था। यहाँ पर रहकर वो कुछ नहीं करने वाली थी। उसने एक गहरी सांस ली और बंदूक का सेफ्टी लॉक हटाकर वो तुरंत गाड़ी से उतर गई। महर खुद अब एक एक करके सबको शूट कर रही थी। 5 गोलियां खत्म हो चुकी थी, आखिर में एक ही गोली बची थी। महर अब अपने हाथ से मार रही थी। उसने सीधे एक आदमी को लात मारी और उसे नीचे गिरा दिया। उसके कपड़े हैवी थे लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल वो उससे भी ज्यादा हैवी थी। महर ने एक आदमी के बालों को पकड़ते हुए उसकी गर्दन एकदम से मडोली। तभी पीछे से किसी के सीटी बजाने की आवाज आई। महर ने तुरंत मुड़कर सिकंदर को देखा जो अपनी गाड़ी के पास खड़ा उसे देख रहा था। सिकंदर तेज आवाज में बोला, क्या खूब दिलरुबा भागने के लिए इतनी बेताब रहती हो तुम कि जहां मौका मिले वहां पर तुम मौका पकड़ लेती हो। कभी नहीं छोड़ता पर दिलरुबा इस गलती कहते हैं। महर बिना किसी भाव के बोली, गलती तो गलती सही सिकंदर, कभी कभी गलतियां करना भी जरूरी होता है अपनी हेल्थ के लिए। वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर कुछ नहीं मिलेगा, इनफैक्ट मुझे कुछ लेना भी नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ से निकलना है। सिकंदर सर झुकाकर हल्का सा मुस्कुराया। वो कुछ पल रुककर बोला, एक रेस लगाते हैं। महर कंफ्यूजन से बोली, मतलब? सिकंदर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, एक रेस लगाते दिलरुबा, देखते हैं कौन जीतेगा, महर रंधावा या सिकंदर दुर्रानी। और हाँ, रेस की मंजिल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, बस जो जगह आएगी वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इतना बोलकर वो महर के साइड से निकलकर सीधे जाकर एक गाड़ी में बैठ गया। महर धीरे से बोली, नो प्रॉब्लम। इतना बोलकर वो खुद भी गाड़ी में बैठ गई और उसने गाड़ी शुरू कर दी। अब सिकंदर और महर दोनों अपनी अपनी गाड़ी में थे। वो दोनों काफी तेज ड्राइविंग कर रहे थे। आधा किलोमीटर ऑलरेडी क्रॉस हो चुका था और दोनों बराबरी पर चल रहे थे। महर ने एकदम से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वो सिकंदर से आगे निकल गई। उसने एक बार पीछे देखा, सिकंदर की गाड़ी पीछे ही थी। वो सामने देखकर बोली, जीतने नहीं दूंगी मैं तुम्हें, मुझे नहीं पता इस रेस का क्या मतलब है, क्या करना चाहते हो तुम, लेकिन इतना पता कि मुझे हारना तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बोलकर उसने स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी। कुछ ही पल में सिकंदर की गाड़ी उसके बराबर आ चुकी थी। महर ने हैरानी से उसकी गाड़ी की तरफ देखा। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। इधर सिकंदर आराम से शांति से बैठा हुआ सामने देख रहा था। महर उसे देख रही थी कि तभी सामने से एक बाइक आने लगी। महर की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने अपनी गाड़ी तुरंत मोड़ी। वो बाइक बीच से निकल गई और महर की गाड़ी सिकंदर की गाड़ी से टकराते टकराते बची। सिकंदर महर को देखकर बोला, संभाल कर बेगम, अभी लग जाती है तो फिर इलाज करवाना पड़ जाता। महर कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसने वापस अपनी गाड़ी की स्पीड उस स्पीड पर कर ली जिस पर थोड़ी देर पहले थी। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, तुम खेलना चाहती हो ना दिलरुबा? खेलते हैं, तुम्हें सब देने को तैयार हूँ, लेकिन फिर भी तुम दूर जाना चाहती हो। कोशिश करो और अगर इस बार तुमने कुछ किया तो मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पीछे, लेकिन तुम दिखी तो तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं, बस देखते जाओ। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ाई और वो महर को छोड़ते हुए पीछे निकल गया। महर उसके पीछे लगी हुई थी। महर वापस से सिकंदर के बराबर आ चुकी थी। 1 किलोमीटर पूरे होने वाले थे। महर ने एकदम से अपने बगल में रखे हुए बंदूक को देखा।
उसके दिमाग में कुछ आया, उसकी नज़र सीधे सिकंदर की तरफ चली गई जो कि अभी भी सामने देख रहा था। वो मन में बोली, और यहाँ पर अभी करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर उसने बंदूक उठा ली और सीधे सिकंदर की तरफ करके शूट कर दिया। सिकंदर ने अपनी गाड़ी को हल्का सा टेढ़ा किया था और वो गोली सीधे उसके सीने पर लगी। महर के हाथ से बंदूक छूटकर नीचे गिर गई। वहीं सिकंदर की गाड़ी अब अपना कंट्रोल खो चुकी थी। महर ने थोड़ी आगे जाती ब्रेक लगाया और ठीक उसी वक्त पीछे से एक बहुत जोर की आवाज आई। महर तुरंत अपनी गाड़ी से उतरी और वो सामने देखने लगी। सिकंदर की गाड़ी एक बड़े से ट्रक से टकरा गई थी। एपिसोड 37। 2 महीने बाद एक अंधेरी सी जगह जहां महर चुपचाप बैठी हुई थी। वो कहाँ देख रही थी उसे खुद नहीं पता था, क्या कर रही थी उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। तभी किसी के गुनगुनाने की आवाज आई, मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है। महर एकदम से खड़ी हो गई, वो चारों तरफ देख रही थी। वो धीरे से बोली, सिकंदर। तभी पीछे से फिर से किसी की गुनगुनाने की आवाज आई, मेरी उल्फत मेरी वजह है, एक दिलरुबा है, हाँ वो दिलरुबा है। महर वापस मुड़ी और तभी उसके मुंह से चीख निकल गया। वो सीधे फिसल गई। इसी के साथ महर ने एकदम से अपनी आंखें खोली और वो उठकर बैठ गई। उसने अपने सर पर हाथ रखा और लंबी गहरी सांस लेने लगी। इस वक्त उसके दिल की धड़कन बुरी तरीके से शोर कर रही थी। महर ने सीधे विंडो की तरफ देखा, सुबह हो रही थी। फिर उसने टाइम देखा, सुबह के 4 बजे बज रहे थे। वो खुद से बोली, ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, पीछे लगा पड़ा है, कहाँ जाऊं मैं ये सपना लेकर। बोलते हुए उसने कसकर अपने बालों को मुट्ठी में भर लिया था। महर वैसे बैठी हुई थी कि फोन बजने की आवाज आई। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और फोन चेक किया। एक अननोन नंबर से कॉल आया था उसे। उसने कॉल उठाया नहीं, कॉल कट करके वो तुरंत खड़ी हो गई। वो बालकनी में चली आई और चुपचाप सामने देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो धीमी सी आवाज में बोली, कैलिफोर्निया यहाँ आना नहीं चाहती थी लेकिन खुद को बचाने के लिए यहीं पर आना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था तुमने मेरे लिए। बोलते हुए उसने अपने बालों को पीछे किया, उसके रेड हेयर जो कि पूरी तरीके से बिखरे हुए थे। महर वापस अंदर चली आए और उसने अपने फोन पर गाना चलाया और सीधे वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। सुबह के 5 बजे रहे थे। उसने ट्रैक सूट पहना हुआ था, बाहर वॉक पर जाने वाली थी वो। महर ने अपने ब्लूटूथ लगाया और फोन लेकर वो तुरंत वहां से निकल गई। वो एक छोटे से घर में रह रही थी कैलिफोर्निया में। पिछले 2 महीने से दुबई की उस रात को बीते हुए 2 महीने हो चुके थे और 2 महीने से महर ने सिकंदर को नहीं देखा था और इनफैक्ट 50 दिन से वो कैलिफोर्निया में थी। स्टार्टिंग के 10 दिन उसकी दुबई में बीते थे, वो भी छुपते छुपाते हुए। महर सीधे पार्क में पहुंची और वही जॉगिंग कर रही थी। वो अपनी आंखें बंद किए लगातार दौड़े जा रही थी। उसके दिमाग में वो रात घूम रही थी। वो गोली जो उसने चलाई थी, वो सिकंदर की गाड़ी और उसका बाहर निकलना, उसके बाद उसका सिकंदर के ऊपर खुद को चुनना और वहां से भाग जाना। उसने सिकंदर को छोड़ दिया था, सेल्फिश हो गई थी वो, लेकिन अपने लिए इतना करना जरूरी था, बचाना जरूरी था। 1 घंटे तक ऐसे भागते रहने के बाद महर एकदम से रुकी। उसने अपने घुटनों पर दोनों हाथ रखे और हल्का सा झुककर वो लंबी गहरी सांस लेने लगी। उसकी पीकॉक ब्लू आंखें चुपचाप सामने देख रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था पर बस देख रही थी। तभी पीछे से एक फुटबॉल सीधे उसके ऊपर जाकर लगी। महर जल्दी से खड़ी हुई। उसने मुड़कर एक बच्चे को देखा। वो कुछ पल रुककर बोली, केयरफुल बाय, ऐसे किसी को लगेगी तो वो ऑफेंड भी हो सकता है। वो लड़का फुटबॉल उठाकर बोला, सॉरी आंटी, बोलकर तुरंत वहां से चला गया। महका खुद से ही बोली, सच अ बेबी, बोलकर वो जाने के लिए आगे बढ़ गई। 2 कदम जाती महर तुरंत रुकी। उसने मुड़कर देखा, एक कागज का टुकड़ा गिरा हुआ था। महर पंजों के बल बैठी और उसने वो कागज का टुकड़ा उठाया। उसने खोलकर देखा, अरबी में कुछ लिखा हुआ था। वो पढ़ते हुए बोली, मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है, एक दिलरुबा है या बेवफा है। ये पढ़ते महर की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत खड़ी हुई। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो खुद से बोली, कोई तो है, ऐसे ये लेटर मेरे पास नहीं आ सकता। बोलकर वो जाने के लिए मुड़ गई। थोड़ी देर बाद वो वापस अपने घर में आ चुकी थी। उसने दरवाजा बंद किया और वही सोफे पर बैठ गई। उसका पासपोर्ट नहीं था, एक नकली पासपोर्ट बनाकर वो यहाँ पर आई थी और इन सब में उसकी मदद खुद करणवीर ने की थी। उसने ही 10 दिन तक महर को छुपा कर रखा था और उसके बाद उसे यहाँ पर भेजा था। करणवीर वापस कनाडा जा चुका था क्योंकि वो किसी को कोई शक नहीं होने देना चाहता था। सिकंदर का जो होगा सो होगा, लेकिन महर का उससे दूर रहना जरूरी था। महर धीमी सी आवाज में बोली, मुझे बात करनी पड़ेगी, ये लेटर ये ऐसे कैसे आ सकते हैं यहाँ पर।
सिकंदर यहाँ पहुँच गया होगा क्या? पिछले 2 महीना में उसकी कोई अपडेट नहीं है। अरब किंग के बारे में कोई अपडेट नहीं है, लूसिफर के बारे में कोई अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोलते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया और करणवीर को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होती वो बोली, डैड मुझे। करणवीर बीच में बोला, क्या हुआ महर? मैं किसी काम की वजह से बाहर आया हुआ था। इस एनीथिंग इम्पोर्टेंट या फिर मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं? महर धीरे से बोली, इट्स ओके, बाद में चलेगा। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। महर ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और वापस उस कागज के टुकड़े को देखने लगी। वो धीरे से बोली, मैं क्यों सोच रही हूँ इस बारे में? लेकिन मैं जो सोच रही हूँ वो गलत नहीं हो सकता। कुछ तो है। अगर कुछ नहीं होता तो फिर ये लेटर मेरे पास कैसे आता? और दिलरुबा ये गाना, ये शब्द, ये सब नहीं आता। महर रंधावा, दिमाग खराब हो जाएगा यार ऐसे तो। महर तुरंत खड़ी हो गई और वो नहाने के लिए चली गई। आधे घंटे बाद में शावर लेकर बाहर आई। उसने एक टॉवल रैप किया हुआ था। कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थी। वो खुद से बोली, पावर कट है क्या? ऐसे तो पावर कट होता नहीं है, बात करनी पड़ेगी। बोलकर वो अंदाजे से ही अपने बैग की तरफ बढ़ने लगी। बैग के पास पहुंचकर महर अपना फ़ोन ढूंढ रही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। वो एकदम से खड़ी हो गई। उसे अपने कंधे पर किसी की गर्म सांस महसूस हो रही थी। महर धीरे से बोली, कौन है? बोलते हुए उसने अपना टॉवल कसकर पकड़ हुआ था। वो इस सिचुएशन में नहीं थी कि वो लड़ भी सके। उसका टेबल स्लिप करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। तभी किसी के 2 हाथ महर के कंधों पर आए। महर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने पीछे खड़े इंसान को अपने करीब आता हुआ महसूस कर सकती थी। उस इंसान ने महर के कान के पास अपने होंठ दिखाए, लेकिन वो अभी भी कुछ बोला नहीं। महर फिर से बोली, कौन है? दूर हो जाओ मुझसे, आई वॉन्ट टू नो योर नेम। वो इंसान जो भी था उसने महर के कान को अपने होठों से छुए और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ते हुए पीछे हटने लगा। महर तुरंत मुड़ी। उसे सामने कोई नजर नहीं आ रहा था, इतना अंधेरा था वहां पर। वो चिल्लाकर बोली, आई एम आस्किंग योर लास्ट टाइम, कौन हो तुम? अचानक से सारी लाइट्स ऑन हो गई। महर अभी भी सामने देख रही थी, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। वो कुछ पल ऐसे ही शांति से खड़ी हुई और फिर सीधे अपने कपड़े पहनने के लिए चली गई। उसने जैसे ही क्लोजेट खोला, सामने देखते ही वो हल्का सा पीछे हट गई। उसके सारे कपड़े इधर एक कोने में पड़े हुए थे और क्लोजेट के पीछे वाले पार्ट पर बुलेट मारी गई थी और उसे बुलेट पर एसडी लिखा हुआ था। महर धीरे से बोली, सिकंदर दुर्रानी। बोलते हुए उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। महर ने सारी चीज़ों को एक तरफ करते हुए अपने कपड़े पहने और अपना लैपटॉप लेकर वापस हाल में आकर बैठ गई। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और सीधे सऊदी अरब की न्यूज़ देखने लगी, लेकिन वहां पर सिकंदर के बारे में अभी भी कोई न्यूज़ नहीं थी। वो खुद से बोली, नहीं, न्यूज़ होनी चाहिए, ऐसे कैसे न्यूज़ नहीं हो सकती? कहाँ से निकालूं मैं इसकी न्यूज़? कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं न्यूज़ ले सकूं, कुछ तो होगा। कुछ इतना बोलती महर रुक गई। महर ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और उसने एक नंबर खोला। ये वही नंबर था जो पिछले 2 महीने से उसके साथ था, जिस नंबर से उसे मैप आया था। महर ने कुछ सोचते हुए उस नंबर पर कॉल लगा दिया, लेकिन अब वो नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। वो गुस्से में बोली, ब्लडी हेल, मुझे समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर कोई फ़ोन नहीं उठाने वाला। क्या सोच के ये हरकत कर रही हूँ मैं? बोलकर वापस अपने लैपटॉप पर कुछ करने लगी। अब वो लूसिफर के बारे में चेक कर रही थी, लेकिन लूसिफर के बारे में भी कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि लूसिफर ही कहीं गायब हो चुका था। इतने महीनों से वो पूरी तरीके से शांत हो चुका था। महर का सारा ध्यान अपने लैपटॉप पर था कि तभी एकदम से गेट खुला और एक लड़की अंदर आते हुए बोली, हेलो महर, यू रिमेंबर कि आज हमें कहीं जाना है? महर ने तुरंत सर उठाकर अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। वो थी आयशा। इंडियन थी, यहाँ पर अपने जॉब की वजह से रहती थी और महर से पिछले 1 महीने में उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। महर अपना लैपटॉप बंद करके बोली, कहाँ जाना था? आयशा कुछ पल रुककर बोली, आर यू सीरियस महर? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आज हम शॉपिंग पर जाएंगे। वी आर गोइंग शॉपिंग मॉल। जल्दी से उठो, हम अभी के अभी निकल रहे, क्योंकि हमें पूरे दिन शॉपिंग करनी है। महर कुछ पल रुककर बोली, पूरे दिन? आई मीन शादी है क्या तुम्हारी? आयशा मुस्कुराकर बोली, शादी मेरी यहाँ नहीं, इंडिया में होगी, लेकिन फिलहाल नहीं होने वाली। मेरा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है, शादी कहाँ से कर लूँगी मैं, जल्दी चलो। महर अपना फ़ोन लेकर खड़ी हो गई। वो बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे और आयशा खुद ड्राइविंग कर रही थी। आयशा एक नज़र उसे देखकर बोली, तुम्हारे बाल, आई स्वयं मैं अपने बालों का ना यही कलर करवाने वाली हूँ। महर उसे देखकर बोली, मेरे नेचुरल है, मैं कलर नहीं करवाती और मैं कभी नहीं करवाऊंगी, कलर से बाल खराब होते हैं। आयशा उसे देखकर बोली,
तुम्हारे पास ऐसे बोल है ना, इसलिए तुम बोल रही हो। मेरे जैसे को जरूरत है, हमें भी तो थोड़े शौक पूरे करने हैं। उसकी बात का महर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी उन्हें सारी चीजों के बारे में सोच रही थी। आधे घंटे की बकवास के बाद आयशा ने ब्रेक लगाया। वो लोग शॉपिंग मॉल पहुंच चुके थे। आयशा महर को लेकर अंदर गई। वो दोनों एक शोरूम में थे। वो विक्टोरिया सीक्रेट का शोरूम था। सबसे पहले आयशा को अपने लिए यहीं से शॉपिंग करनी थी। महर इधर उधर घूम रही थी। उसका इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी एकदम से एक सायरन बजने की आवाज आई। महर कुछ पल रुककर बोली, अंडर अटैक। उसे पता था कि ये सायरन तब बजता था जब कोई जगह अंडर अटैक हो, इसका मतलब ये जगह अंडर अटैक थी। आयशा कंफ्यूजन से बोली, ये क्या? महर बीच में बोली, चुप, बिल्कुल चुप। इतना बोलकर उसने आयशा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर तुरंत वहां से निकल गई। बाहर आते ही महर ने आयशा को वॉशरूम में छुपने का इशारा किया और वो खुद दूसरी तरफ जाने लगी। एपिसोड 38 अगेन इन सिकंदर, एसाम्स, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। शॉपिंग मॉल में आयशा इस वक्त वॉशरूम में छुपी हुई थी। वही महर वो नीचे आ चुकी थी। वो चारों तरफ देख रही थी, वहां पर कोई नजर नहीं आया था। वो खुद से बोली, ऐसे कैसे सब लोग गायब हो सकते हैं? कोई ना कोई होना जरूर चाहिए। मेरे पास कुछ है भी नहीं, अब क्या करूं? बोलते हुए उसकी नजरें एक तरफ चली गई। महर धीरे से बोली, कुछ नहीं है तो कुछ मिल जाएगा। महर रंधावा, इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है, हर चीज मिलती है। 10 मिनट बाद महर एक जगह पर पहुंची। उसने हल्का सा झांक कर देखा, वहां पर माल के मौजूद सारे लोग थे। वो सब के सब एक तरफ बैठे हुए थे, नीचे बैठे हुए थे। वहीं आसपास करीब 10 से 15 लोगों उन्हें घेर कर खड़े थे। उनके पास जो बंदूकें थी, महर जानती थी कि वो बंदूक कितनी खतरनाक थी। वो एक ही शॉट में इंसान को खत्म कर सकते थे। महर मन में बोली, जो भी करना होगा संभल कर करना होगा। कैलिफोर्निया पुलिस यहाँ तक पहुँच गई होगी, वो बाहर से कुछ करेंगे, उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। बोलकर उसने सीधे अपने हाथ में पड़े हुए चाकू को देखा। एक चाकू ही मिला था उसे और फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा उसे। वो ज्यादा देर नहीं कर सकती थी। महर धीरे धीरे दूसरी तरफ जाने लगी। उसे एक एक करके लोगों को मारना था। एक तरफ पहुंचते ही महर ने सीधे एक आदमी की तरफ देखा जो कि दूसरी तरफ देख रहा था। उसने तुरंत उसका मुंह ढका और सीधे उसके गर्दन में चाकू घुसा दिया। वो आदमी चिल्ला भी नहीं पाया और उसकी आंखें बंद हो गई। चाकू निकाला उस आदमी के गिरते ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी एक बच्चा जोर से चिल्लाया। वो महर को ही देख रहा था। ये देखते महर की आंखें बड़ी हो गई। वो छोटा बच्चा था, उसे क्या ही पता था कि मैं क्या थी क्या नहीं। वो बस उसके हाथ में चाकू देख रहा था जिस पर ब्लड लगा हुआ था। वो इसलिए रोने लगा था। अब सबका ध्यान महर की तरफ आ चुका था। महर कुछ करती कि पीछे से एक आदमी ने उसे लात मारी। वो एकदम से घुटनों के बल नीचे गिर गई। उसके हाथ से चाकू छूटकर दूसरी तरफ गिर गया। महर ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसने सर उठाकर देख, 2 आदमी उसके दोनों तरफ खड़े थे। वो उसे देख रहे थे। उन सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। महर कुछ पल रुककर बोली, शो टाइम। बोलकर वो एकदम से उठी और उसने अपने पैर से सीधे एक आदमी के पैर पर ही मारा। वो आदमी खुद घुटनों के बल नीचे गिर गया। महर ने उसके बालों को मुट्ठी में भरा और उसका सर सीधे जमीन पर दे मारा। उसका सर एकदम से फट गया। सर से खून निकलने लगा था। वहां सारे जो सिविल थे, जो भी नॉर्मल लोग थे, वो जोर से चिल्ला रहे थे। उनमें से शायद किसी को ये सब देखने की आदत थी इन रियलिटी। दूसरा आदमी महर को शूट करने वाला था कि महर ने उसकी बंदूक को एक लात मार कर गिरा दिया और उसने सीधे अपनी गर्दन मरोड़ते हुए उसे आदमी की गर्दन पर अटैक किया। वो आदमी बेहोश होकर नीचे गिर गया। बाकी सारे लोग, यानी कि बाकी सारे वो टेररिस्ट दूसरी तरफ थे। महर ने एक बंदूक उठाई और वो वहां से दूसरी तरफ जाने लगी। उसने उस बंदूक की सेफ्टी लॉक हटा दिया था। उसने एकदम से शूट कर दिया एक आदमी को और आवाज काफी तेज, यानी कि साइलेंसर नहीं लगा हुआ था। वो खुद से बोली, डैम, साइलेंसर लगना चाहिए था इस पर। अब तक सबका ध्यान उसकी तरफ आ चुका था। करीब 4 से 5 टेररिस्ट ने उसे घेर लिया था। एक टेररिस्ट तेज आवाज में बोला, बंदूक नीचे। महर धीरे से बोली, ओके फाइन। बोलकर उसने बंदूक वहीं पर छोड़ दी और वो धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने अपने दोनों हाथ हवा में कर रखे थे। वो चारों तरफ देख रही थी। तभी बाहर से किसी के माइक पर बोलने की आवाज आई। महर को पता था कि कैलिफोर्निया पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी थी और एंट्री टेररिज्म टीम भी यहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन अभी जितने लोगों ने महर को घेरा हुआ था, उनमें से शायद किसी का ध्यान बाहर की तरफ था, क्योंकि उनके सामने अंदर वो इंसान था जो उनमें से 4 लोगों को मार चुका था। एक टेररिस्ट उसे देखते हुए बोला, पीछे। महर धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी।
उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और एकदम से अपना सर आगे करके एक टेररिस्ट के मुंह पर दे मारा। वो टेररिस्ट जोर से चिल्लाया, उसके हाथ से बंदूक छूटकर नीचे गिर गई। उसने अपना मुंह पकड़ लिया, महर दूसरे को भी मारने लगी। तभी तीसरे वाले ने पीछे से उसके पीठ पर एक मुक्का मारा। महर जोर से चिल्लाते हुए नीचे गिर गई। उसकी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बैकबोन टूट गई थी। अगर महर को नॉलेज नहीं होती तो यही समझती उसे चोट लगी थी, लेकिन कुछ टूट नहीं था, अभी तक नहीं टूटा था। आगे की गारंटी किसी की नहीं थी। एक टेररिस्ट ने महर को बालों से पकड़ते हुए उसे जबरदस्ती उठाया। महर कुछ करने वाली थी कि उसकी नज़र सामने चली गई। सामने देखते ही वो एकदम से फ्रीज हो चुकी थी। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, लूसिफर। हाँ, सामने से लूसिफर आ रहा था, जिसने अपना ओवरकोट पहना हुआ था। उसके फेस पर मास्क लगा हुआ था। दो लोग उसके दोनों तरफ खड़े थे। लूसिफर के कदम महर से थोड़ी दूरी पर आकर रुक गए। उसकी वुल्फ ग्रे आंखें महर की पीकॉक ब्लू आंखों में देख रही थी। तभी एक आदमी ने महर को सीधे पीछे की तरफ से धक्का दिया। महर एकदम से पीठ के बल गिरी और वो जोर से चिल्लाई। वो एकदम से खड़ी हुई। उसने उस आदमी के मुंह पर एक मुक्का दे मारा जिसने अभी उसे गिराया था। वो लगातार था उसके मुंह पर मारे जा रही थी कि पीछे से किसी ने उसके बालों को मुट्ठी में भरते हुए उसका सर सीधे नीचे जमीन पर दे मारा। महर एकदम से गिरी। उसके सर पर चोट लग गई थी, खून आने लगा था सर से। महर ने हल्के से अपने सर पर हाथ रखा। एक आदमी उसके ऊपर आया और उसने महर के मुंह पर एक मुक्का दे मारा। उसके मुंह से खून निकला, नाक से भी हल्का हल्का खून आने लगा था। महर ने अपना घुटना उठाते हुए उस आदमी के पेट पर मारा और उसे जमीन पर गिरकर वो लगातार उसके पेट पर मार रही थी। तभी लूसिफर की आवाज आई, स्टॉप इट। महर एकदम से रुकी। उसने मुड़कर देखा, एक दूसरा आदमी उसे शूट करने वाला था और लूसिफर ने उसे रुकने के लिए बोला था। महर धीरे से बोली, तुम। इतना बोलता उसे खांसी आ गई। खांसी में उसे खून निकल रही थी। महर हल्के से खड़ी हुई। वो अपने कदम लूसिफर की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही पल में वो लूसिफर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो धीरे से बोली, क्यों कर रहे हो ये? उन लोगों को छोड़ दो प्लीज। लूसिफर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कौन हो तुम? डी। महर कुछ पल रुककर बोली, सिकंदर प्लीज। ये बात उसने बहुत धीरे बोली थी कि कोई उसका नाम नहीं सुन सकता था। लूसिफर अपने बगल में खड़े एक आदमी को देखकर बोला, ऊपर तैयार है सब कुछ? वो आदमी जल्दी से बोला, यस लूसिफर, एवरीथिंग इज रेडी। सिकंदर ने वापस महर की तरफ देखा। महर कुछ रिएक्ट करती उससे पहले सिकंदर ने उसे सीधे अपने कंधे पर उठा लिया और लिफ्ट की तरफ जाने लगा। महर चिल्लाते हुए बोली, नीचे उतारो मुझे अभी के अभी। लूसिफर प्लीज पुट मी डाउन। पर लूसिफर उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद वो दोनों मॉल के टॉप फ्लोर पर थे, जो कि पूरा खुला एरिया था। वो टेरेस था। लूसिफर ने महर को नीचे उतार दिया। महर एकदम से रेलिंग के पास आए। उसने नीचे देखा, कैलिफोर्निया पुलिस वहीं पर थी, लेकिन उनका ध्यान मॉल के दूसरी तरफ था और इस वक्त वो लोग दूसरी तरफ थे। महर चिल्लाने वाली थी कि पीछे से लूसिफर ने उसका मुंह वापस से बंद कर दिया। वो उसके कान के पास आकर बोला, रिलैक्स महर रंधावा, तुम्हें चिल्लाने के बहुत मौके देने वाला हूं मैं। इतना चिल्लाओगी कि आगे से बोलना भी कम कर दोगी? इट्स माई प्रॉमिस। बहुत बुरी तरीके से चिल्लाओगी। महर ने तिरछी नज़र से उसे देखा पर वो कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर में एक आवाज आई। महर की नज़र ऊपर चली गई। एक जेट उनकी तरफ ही आ रहा था और उसके एंट्रेंस पर एक सीढ़ियां लटकी हुई थी। लूसिफर कुछ पल रुककर बोला, लेट्स गो। बोलकर उसने महर का हाथ पकड़ा और उसे सीधे वहां पर ले आया जहां पर जेट आकर रुका। अब वही कैलिफोर्निया पुलिस और बाकी सबका ध्यान उसकी तरफ आ चुका था। लूसिफर ने महर को कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींच लिया। महर अब अपने पैरों के बल खड़ी भी नहीं थी। लूसिफर ने एक हाथ उस सीढ़ी को पकड़ा और वो अब धीरे धीरे चढ़ने लगा था। नीचे से पुलिस लगातार गोली चला रही थी, लेकिन वो गोली उनके ऊपर लग नहीं रही थी। रेलिंग की हाइट इतनी थी कि गोली लग भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर में लूसिफर महर को लेकर प्राइवेट जेट के अंदर था। उसने महर को अंदर धक्का दिया और अपने दोनों हाथ दोनों तरफ रखते हुए उसने नीचे की तरफ देखा। प्राइवेट जेट पुलिस वालों के ऊपर से होते हुए जाने लगी थी। लूसिफर के फेस पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। उसने सबको देखते हुए आई विंक की और वो जानता था कि ये न्यूज़ बहुत बड़ी बनने वाली थी। और फिर वो अंदर आया। इसी के साथ प्राइवेट जेट का दरवाजा बंद हो गया। लूसिफर ने तुरंत मुड़कर महर की तरफ देखा, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी उसे बुरी तरीके से घूर रही थी। उसकी नाक से खून बह रहा था। उसके मुंह के पास भी खून लगा हुआ था, सर पर भी खून था। लूसिफर ने बिना कुछ बोले अपना मास्क उतार दिया। महर ने एक लंबी गहरी सांस ली। वो 2 महीने बाद सिकंदर का चेहरा अपने सामने देख रही थी। उसकी तो कोई न्यूज़ भी नहीं थी कि वो देख सके। सिकंदर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला,
खून बेशकीमती लगता था मुझे तुम्हारा खून, पर तुमने इसकी कीमत खुद कम कर दी, राइट दिलरुबा। महर कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप उसे देख रही थी। सिकंदर उसके सामने आकर रुका। महर ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि उसकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छाया और वो 2 कदम लड़खड़ा गई। सिकंदर ने उसे कमर से पकड़ते हुए संभाल लिया। वो कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा जिस पर बेहोशी साफ झलक रही थी। उसने महर को अपने गोद में उठाया और उसे सीधी पीछे ले जाकर बैठा दिया और वो खुद भी उसके पास बैठ गया। महर उसे अपनी हल्की खुली हुई आंखों से देखते हुए बोली, आई हेट यू। सिकंदर बिना किसी भाव के बोला, बाद में बात करेंगे दिलरुबा। स्लीप। इसके साथ ही महर की आंखें बंद हो गई। महर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो कुछ पल सीलिंग की तरफ देखती रही और फिर एकदम से उठकर बैठी। वो चारों तरफ देख रही थी और उसे समझ में आ चुका था कि वो दुर्रानी पैलेस में थी और सिकंदर के कमरे में थी, कह सकते थे कि उसका भी कैमरा। महर ने अपने सर पर हाथ रख लिया। सर बहुत दर्द हो रहा था उसका। तभी सामने से आवाज आई, आपको होश आ गया। महर ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसने सर उठाकर सोनम को देखा जो अंदर आ रही थी ट्राली लेकर। महर धीरे से बोली, मैं मतलब। इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उससे बोला नहीं जा रहा था। उसकी आवाज बहुत भारी लग रही थी। सोनम जल्दी से बोली, पहले आप पानी पी लीजिए। 2 दिन बाद, शायद 2 दिन से आपकी बॉडी में पानी नहीं गया। महर ने बिना कुछ बोले पानी का गिलास उठाया और उसने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। वो अचानक से बोली, 2 दिन। सोनम उसे देखकर बोली, 2 दिन सिकंदर सर, जब आपको लेकर आए थे तब आप बेहोश थी। आपका ट्रीटमेंट चला और 2 दिन तक आपको होश नहीं आया है। आज तीसरा दिन लग गया तब जाकर आपको होश आ रहा है। महर धीरे से बोली, ओके फाइन। सिकंदर कहाँ पर है? सोनम उसे देखकर बोली, वो तो मुझे नहीं पता। महर उसे देखते हुए बोली, कोई बात नहीं। सोनम थोड़ी देर बाद वहां से जा चुकी थी। महर ने ट्राली की तरफ देखा जिसमें खाना रखा हुआ था। वो खुद से बोली, सिकंदर मुझे यहाँ पर लेकर आया है। मैं गई थी यहाँ से, गई तो गई लेकिन उसे गोली भी मारी थी। बदला लेगा क्या मुझसे? मुझे ये बदले वाली गेम नहीं खेलने, लेकिन लग तो वैसे ही रहा है। बोलकर वो बेड से खड़ी हो गई। वो सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खुद को देखने लगी। सर पर पट्टी बंधी हुई थी और बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन उसकी पीठ में दर्द था। महर जानती थी कि जिस तरीके से उसे मारा गया था, उसके पीठ में 1 महीने तक दर्द रहने वाला था। वो खुद को देखते हुए बोली, नहीं, कमजोर नहीं पड़ूंगी। अगर उसे बदला लेना है ना, जवाब मेरे पास भी है। इतना बोलकर वो सीधे वॉशरूम चली गई। आधे घंटे बाद महर बाहर आए। वो बैग की तरफ जा रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है। महर की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा जहां पर सिकंदर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और वो दरवाजे से टिकर आराम से गुनगुना रहा था। महर धीरे से बोली, सिकंदर। तभी सिकंदर फिर से गुनगुनाया, मेरी उल्फत मेरी वजह है, मेरी उल्फत मेरी वजह है, एक दिलरुबा है। हाँ, वो दिलरुबा है। एपिसोड 39, तुम्हारा सिकंदर। दुबई, दुर्रानी पैलेस। महर चुपचाप खड़ी सिकंदर को देख रही थी, जो कि दरवाजे से टिककर खड़ा था। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। वो गाना गुनगुनाना बंद कर चुका था, लेकिन उसने अभी तक अपनी आंखें खोली नहीं थी। महर अपना गला साफ करके बोली, एक्सक्यूज मी, तुम ऐसे चुप रहने वाले हो? सिकंदर ने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसकी वुल्फरी आंखें इस वक्त किसी तूफान से कम नहीं लग रही थी। महर ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। सिकंदर बिना किसी भाव के महर की पीकॉक ब्लू आंखों में देख रहा था। महर धीरे से बोली, व्हाट? सिकंदर हल्का सा मुस्कुराया और उसने अपने कदम महर की तरफ बढ़ा दिए। महर अपनी जगह पर खड़ी थी, वो पीछे नहीं हटाने वाली थी। सिकंदर उसके सामने आकर रुका और हल्का सा उसके चेहरे पर झुककर उसने महर के चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे किया। वो धीरे से बोल, इतनी खूबसूरत से चेहरे पर ऐसे बालों का पहरा हर वक्त अच्छा नहीं लगता। कभी कभी चेहरे की खूबसूरती बस चेहरे को देखकर अच्छी लगती है ना दिलरुबा? महर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, मैं कुछ खास नहीं दिलरुबा। वो क्या है ना कि बड़ी शिद्दत से कुछ करने का मन कर रहा है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। महर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। तुम अपना गुस्सा निकालने के लिए कैलिफोर्निया तक चले आए और सिकंदर बीच में ही बोला, नहीं दिलरुबा, नाराजगी भी क्या चीज। जब दिलरुबा ने बादशाह के दिल पर गोली चला दी तो फिर नाराजगी दिखाकर क्या करूं मैं? बात नाराजगी से कई गुना ऊपर उठ चुकी है। पता है कितनी बड़ी बन चुकी है बात। पता नहीं क्यों, पर महर को बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बस एक तूफान से पहले की शांति थी,
वो शांति जिसमें सिकंदर बोल रहा था और वो क्या करने वाला था, ये वही जानता था। वो कुछ कहती कि तभी सिकंदर ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने बेहद करीब खींच लिया। महर तुरंत उसके सीने से टकरा गई। उसने सिकंदर के सीने पर अपने दोनों हाथ रख लिए। सिकंदर उसके होठों के बेहद करीब आकर बोला, तुम जाती तो जाति पर, बोल कर जाती, तुम जाती तो जाति पर, जाता कर जाति पर, तुम तो गोली मार कर गई। तुम्हें पता है दिलरुबा, आज तक सिकंदर दुर्रानी को जिसने भी एक खरोच तक पहुंचाई है ना, मैंने बहुत शिद्दत से धीरे धीरे उसकी जिंदगी उसके हाथों से छीनी है। अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी जाते हुए देखता है वो इंसान, और एक तुम हो जो मेरे दिल पर वार कर गई, लेकिन मैं अभी तक शांत हूँ। पता है क्यों? महर धीरे से बोली, क्यों? सिकंदर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि दिल पर वार करने वाली दिलरुबा है, और जिसने खुद अपने घर पर वार किया है, और घर पर वार करने वाले को बेवकूफ़ कहते हैं। मुझे तुम्हारे बेवकूफ़ी पर बेहद तरस आ रहा है। मेरी नज़र से देखो खुद को दिलरुबा, इतनी अकेली होने वाली हो तुम की, तुम पर अभी से तरस आ रहा है मुझे, पर क्या फ़ायदा? मैं तुम पर तरस खाऊंगा और तुम फिर से लापरवाही करोगी, गलत बात हो जाएगी। महर उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे अपने कुछ भी करने का कोई रिग्रेट नहीं है। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, सच में? महर एकदम से शांत हो गई थी। वो नहीं बताने वाली थी सिकंदर को कि हाँ, उसे गोली मारने के बाद वो सो नहीं पाई थी। उसे हर पल वो चीज़ याद आती थी जब उसने खुद सिकंदर को शूट किया था। पता नहीं क्यों, पर पछतावा होता था। ऐसा लगता था कि वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ वो एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी। ईगो उसमें भी बहुत था। सिकंदर अचानक से बोला, चलो कहीं लेकर चलता हूँ तुम्हें दिलरुबा, पसंद आएगी तुम्हें वो जगह। बोलकर उसने महर की कलाई पकड़ी और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल आया। महर धीरे से बोली, हाथ छोड़ो। सिकंदर उसे देखकर बोला, 2 बार छोड़ा, अब और नहीं। बोलकर उसने महर को अपने कंधे पर उठा लिया और वापस चलने लगा। महर ने बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सर एकदम से घूमने लगा था। ऑलरेडी सर पर चोट लगी हुई थी और अचानक से ऐसे मूवमेंट की वजह से अचानक से चक्कर आ गए थे उसे। थोड़ी देर बाद सिकंदर ने महर को नीचे उतारा। उसने महर को कमर से पकड़ा हुआ था ताकि वो गिरे ना। महर ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। उसे पता चल चुका था कि वो इस वक्त सिकंदर के साथ बेसमेंट में थी। वो कुछ पल रुककर बोली, यहाँ पर। सिकंदर बीच में ही बोला, शांत दिलरुबा, शोर नहीं करते, ज्यादा शोर करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सिकंदर ने एक चुटकी बजाए। उसके ऐसा करते ही एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। महर धीरे से बोली, आयशा। बोलते ही उसने तुरंत मुड़कर देखा। आयशा इस वक्त एक चेयर पर बंधी हुई थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। एक तरफ मुस्तफ़ा खड़ा था जिसके हाथ में चाबुक था। उसका साफ मतलब था कि वो आयशा को टॉर्चर कर रहा था। महर जोर से चिल्लाए। वो आयशा की तरफ जा रही थी कि तभी सिकंदर ने उसे एकदम से अपने पास खींचा और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। महर उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, सिकंदर छोड़ो मुझे, अगर मुझे नहीं छोड़ना तो आयशा को छोड़ो, उसकी क्या गलती है? उसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो तुम? उसका इस दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट लीव हर। सिकंदर उसके कान के पास आकर बोला, रिलैक्स दिलरुबा, बिल्कुल शांत। कोई राब्ता हो या ना हो, लेकिन तुमसे तो है ना, और तुम्हें याद है क्या कहा था मैंने तुमसे? चिल्लाने की बहुत वजह दूंगा मैं तुम्हें, तुम चिल्लाओगी, इतना चिल्लाओगी कि बोलना भूल जाओगी। महर ने हैरानी से सिकंदर की तरफ देखा। इस वक्त उन दोनों के चेहरे बेहद गरीब थे। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिर सिकंदर दुर्रानी या फिर लूसिफर कहते किसे हैं। तुम्हें दिखाना पड़ेगा दिलरुबा की दुनिया ऐसे ही मेरे खौफ की तले दबी नहीं है, कुछ तो बात है मेरे अंदर। महर धीरे से बोली, नहीं, उसे छोड़ दो सिकंदर, मैं भाग कर गई थी ना, उसमें इसकी क्या गलती है? ये तो मुझे कैलिफोर्निया में मिली थी, शी इज इनोसेंट। सिकंदर बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। उसने अपनी 2 उंगलियों से इशारा किया। उसके इशारा करते ही मुस्तफ़ा ने एकदम से चाबुक से आयशा को मारा। आयशा जोर से चिल्लाई। इसके बाद मुस्तफ़ा रुका नहीं, वो लगातार मारे जा रहा था। आयशा चिल्लाए जा रही थी और महर उसे देख रही थी। वो आखिर में चिल्लाकर बोली, मैंने कहा छोड़ो, आई टोल्ड यू, लीव हर, छोड़ो उसे। सिकंदर ने एकदम से महर को अपनी तरफ घुमाया और उसका गला पकड़ कर बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं दिलरुबा, ये तो गलत बात है, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, समझो मेरी बात को कि वो यहाँ पर तुम्हारी वजह से है। गलती किसकी? महर उसकी आंखों में देखकर बोली, नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, सुना तुमने, दिस इज नॉट माई फॉल्ट, यू कांट डू दिस। बोलकर उसने सिकंदर को हल्का सा धक्का दिया और फिर वो सीधे आयशा के पास चली आई। ठीक उसी वक्त मुस्तफ़ा ने अपना चाबुक चलाया।
वो महर ने पकड़ा और उसे घूरते हुए बोली, व्हेन आई से टू स्टॉप इट, इसका मतलब था कि रुक जाना। मुस्तफ़ा उसे देखकर बोला, माफ़ी बेगम, पर यहाँ पर बादशाह की मर्जी चलती है, जो बादशाह ने कह दिया वो कह दिया। महर एकदम से वो चाबुक छोड़कर बोली, आई डोंट केयर कि कोई क्या कहता है क्या नहीं। बोलकर उसने आयशा की रस्सियाँ खोलना शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसने सारी रस्सियाँ खोल दी थी। आयशा खड़ी होकर बोली, तुमने मुझे बचा लिया, ये सब क्या है महर? What is all this? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महर उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, डोंट वरी आयशा, मैं तुम्हें यहाँ से निकलूंगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आयशा धीरे से बोली, ओके। इतना बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ जा रही थी। महर सिकंदर के पास आकर बोली, उसे कुछ नहीं करोगे तुम? उसका इन सब में कोई कनेक्शन नहीं है। यू विल लेट हर गो? सुना तुमने सिकंदर, भागी मैं थी, गोली मैंने चलाई, जो किया मैंने किया, तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग विथ मी। लेकिन वो बोल रही थी कि तभी सिकंदर ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे शांत कर दिया। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, सिकंदर दुर्रानी की दिलरुबा, अगर सबके लिए खुद को कुर्बान करेगी तो गलत हो जाएगा दिलरुबा, बहुत ज्यादा गलत। महर कुछ कहती कि तभी गोली चलने की आवाज आई। महर ने एकदम से मुड़कर आयशा को देखा, जो नीचे गिरी हुई थी, फिर उसने सिकंदर के हाथ की तरफ देखा जिसमें बंदूक थी। वो धीरे से बोली, नहीं। बोलते हुए वो अपने कदम पीछे लेने लगी। सिकंदर बिना किसी भाव के बोला, पछतावा दिलरुबा, पछतावा। खैर मौत की वजह तुम खुद हो, सिर्फ तुम। महर जोर से चिल्लाए और वो घुटनों के बल नीचे गिर गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो आयशा की बॉडी की तरफ देख रही थी। सिकंदर ने एक नज़र मुस्तफ़ा को देखा। मुस्तफ़ा हल्का सा सर झुकाकर वहां से चुपचाप निकल गया। बाहर आते ही वो सीधे मिसाल से टकरा गया। मिसाल उसे देखकर बोला, महर वापस आ गई है, मैंने सुना वो। मुस्तफ़ा बीच में बोला, बेगम अंदर है, बहुत कुछ चल रहा है अंदर, आवाज आ रही है। मिसाल ने एक बार दरवाजे की तरफ देखा। अंदर से महर के रोने की आवाज साफ आ रही थी। वो धीरे से बोला, ओ माय गॉड, क्या हो रहा है महर के साथ अंदर? बोलकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी मुस्तफ़ा उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं ये राय दूंगा कि अभी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी सही नहीं है अंदर जाना। मिसाल ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो रुक गया, वो अंदर गया नहीं। इधर रोते रोते ही महर की आंखों के सामने अंधेरा छाया। उसका सर नीचे जमीन पर गिरने वाला था कि सिकंदर ने उसके सर के नीचे हाथ रख दिया। वो पंजों के बल बैठा हुआ था और महर के चेहरे की तरफ देख रहा था। वो धीमी सी आवाज में बोला, नाजुक कली नहीं हो तुम दिलरुबा, लेकिन फिलहाल इस हालत में भी नहीं हो कि कुछ कर सको, और अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। कोई बात नहीं, तुम्हारा सिकंदर तुम्हें हमेशा संभालेगा। बोलकर उसने महर का कर हल्का सा उठाया और उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। महर का चेहरा रोने की वजह से लाल पड़ चुका था। उसके सर पर ऑलरेडी पट्टी बंधी हुई थी। सिकंदर गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। होठों के किनारे कट लगा हुआ था, नाक हल्की सी सूजी हुई थी। साफ समझ में आ रहा था कि नाक पर भी चोट लगी हुई थी। सिकंदर ने हल्के से उसके सर पर किस कर ली और फिर से गोद में उठाकर वहां से निकल गया। अगली सुबह महर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसके सर में काफी तेज दर्द हो रहा था। उसने उठने की कोई कोशिश नहीं की। वो बस चुपचाप लेटी हुई सीलिंग की तरफ देख रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कल जो बेसमेंट में हुआ था वही चल रहा था। एस्पेशली आयशा। वो खुद से बोली, हाउ कुड ही, ऐसा कैसे कर सकता है वो? किसी की जान लेने के बाद ये कैसे बोल सकता है वो कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ? सिर्फ इसलिए उसने उसे मार दिया क्योंकि मुझे सजा देनी थी। ऐसे कैसे किसी की जान ले सकता है? बोलकर उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। तभी सोनम की आवाज उसके कानों में पड़ी, आप उठ गई हैं क्या? महर ने हल्के से अपनी आंखें खोली और वो सोनम को चुपचाप देखने लगी। सोनम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आप तैयार हो जाए, वो फातिमा बेगम नीचे आई है आपसे मिलने के लिए। महर कुछ पल रुक कर बोली, मुझे किसी से नहीं मिलना। इतना बोलकर उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया। सोनम को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल गई। महर ब्लैंकेट के अंदर पड़ी हुई थी कि तभी सामने से आवाज आई, महर बच्चे आप सो रही है क्या? महर ने हल्के से ब्लैंकेट हटाकर फातिमा को देखा, जो उसकी तरफ ही आ रही थी। फातिमा उसके पास बैठकर बोली, जब जाग रही है तो फिर नीचे नहीं आए आप? सोनम ने मुझसे कहा कि आप सो रही है। महर कुछ पल रुककर बोली, थकान है, उठने का दिल नहीं कर रहा, बस ऐसे ही। फातिमा की नजरें महर के सर पर लगी हुई पट्टी की तरफ चली गई।
वो बीमार थी और अब जाकर वो ठीक हुई थी। उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। वो सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोली, आपके सर पर चोट लगी है, कैसे? महर कुछ पल रुककर बोली, बाथरूम में गिर गई थी कल, चोट लग गई इस वजह से। फातिमा धीमी सी आवाज में बोली, अगर हमें पता होता तो हम आते नहीं आपसे मिलने के लिए, इसलिए आपको उठने का दिल नहीं कर रहा है। महर बिना कुछ बोले चुपचाप फातिमा को देख रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो सब कुछ बता दे सिकंदर के बारे में, लेकिन फिर भी फातिमा का चेहरा देखकर वो कुछ भी गलत नहीं करना चाहती थी। फातिमा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं, आप आराम करिए, मैं तो बस ऐसे ही आपसे मिलने आई थी। आखिरी बार जब आपसे मिली थी तब आप घर आई थी, याद है आपको? महर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स याद है मुझे आंटी। फातिमा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आंटी नहीं छोटी अम्मी, समझी? महर कुछ कहती कि तभी उसकी नज़र सिकंदर की तरफ चली गई, जो कि उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। उसे देखते ही महर के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल गए। एपिसोड 40 धोखा। तारांकन दुबई, दुर्रानी पैलेस। महर अभी भी बेड पर लेटी हुई थी, फातिमा उसके पास बैठी थी। वो दोनों ही सिकंदर को देख रहे थे। सिकंदर बेड के पास आकर रुका और एक नज़र महर को देखकर फातिमा से बोला, छोटी अम्मी, सानिया नीचे इंतजार कर रही है आपका, आप जा सकती हैं। और आपके जाने का मतलब ये कि आप कमरे से बाहर जा सकती है, लेकिन इंतजार करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फातिमा खड़ी होकर बोली, ठीक है, ख्याल रखो अपनी बेगम का, तबीयत नासाज लग रही है इनकी मुझे। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, जानता हूँ। फातिमा ने हल्के से सिकंदर के सर पर हाथ फेरा और वहाँ से चली गई। महर अभी भी बेड पर लेटी हुई थी, वो सिकंदर को बुरी तरीके से घूर रही थी। सिकंदर महर के पास बैठा, उसने हल्का सा अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे किया। महर कुछ पल रुककर बोली, अपना हाथ हटाओ। सिकंदर धीमी सी आवाज में बोला, ऐसे कैसे दिलरुबा, मैं नहीं हटाऊंगा, डोंट वरी तुम्हारा सिकंदर तुम्हें अच्छे से संभलना जानता है। महर ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसने तुरंत करवट बदल ली। अब उसकी पीठ सिकंदर की तरफ थी। सिकंदर ने पीछे से महर को अपनी बाहों में भरा और उसके गाल पर हल्की सी किस करके बोला, तुम्हारा रूठना बड़ा खास लगता है, लेकिन नाराजगी तो मेरी होनी चाहिए, राइट दिलरुबा? जहां तक मुझे याद है धोखा देकर तुम गई, बोली तुमने मारी तो फिर गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, तुम किस हक से नाराजगी दिखा रही हो? महर कुछ पल रुककर बोली, उस हक से जिस हक से तुमने आयशा को मेरी आंखों के सामने मार दिया। यू किल्ड हर, तुमने बिना कुछ सोचे समझे। वो बोल रही थी कि सिकंदर ने पीछे से ही उसके होठों पर अपना अंगूठा रखकर उसे चुप कर दिया। महर ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त सिकंदर उसके बेहद करीब था। सिकंदर धीमी सी आवाज में बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना दिलरुबा, इतना चिल्लाओगी तुम कि बोलना भूल जाओगी, और मैंने तो बस उसकी शुरुआत की है और तुम शुरुआत में अपना ये आए हाल बना रही हो, तो फिर आगे क्या होगा, अभी तो पूरी कहानी बाकी है ना? महर अपनी आंखें बंद किए हुए बोली, मुझे पूरी कहानी से कोई मतलब नहीं है। यू नो वॉट, मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने तुम्हें गोली मारी, लेकिन अब समझ में आ रहा कि तुम डिजर्व करते हो। जो इंसान बिना कुछ सोचे समझे किसी की भी जान ले सकता हो, वो ये आई डिजर्व करता है। कैलिफोर्निया में तुमने अटैक किया, वहाँ पर सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए था, या फिर वो भी तुम्हारी कोई डील थी? सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, अब हर बात तुम्हारे जानने के लिए तो नहीं है दिलरुबा, मैं नहीं बताने वाला। पता लगा सकती हो तो लगा लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी दिलरुबा पता लगाना चाहे तो पता लगा सकती है, राइट? महर ने एकदम से घूमकर सिकंदर को देखा। उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, कमाल की दिलरुबा हो तुम, आंखों में आंखें डालकर गोली चलाना भी जानती हो, पछतावा करना भी जानती हो, नफरत करना भी जानती हो, लेकिन इश्क करना कब जानोगी? महर कुछ पल रुक कर बोली, मुझे नहीं पता, और तुमसे इश्क करके क्या करूँगी? ऐसा हो नहीं सकता। सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, देखते हैं दिलरुबा, पूरी कायनात देखेगी और सिकंदर दुर्रानी तो बहुत अच्छे से देखेगा। इतना बोलकर वो तुरंत पीछे हट गया। महर कुछ पल उसे देखती रही, उसने वापस अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया। सिकंदर खड़ा होकर बोला, खड़ी हो जाओ, नीचे जाना है हमें। महर ब्लैंकेट के अंदर से बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं। वो बोल रही थी कि तभी सिकंदर ने उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया। महर गुस्से में उठकर बैठी। वो चिल्लाकर बोली, क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? इतना कुछ तो कर दिया, अब मुझे परेशान करना बंद करो। और इससे आगे वो कुछ कहती कि सिकंदर ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा किया। महर का कर हल्का सा घूमी, लेकिन सिकंदर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो गिरी नहीं और वो संभल गई थी। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, कमजोरी है तुम्हें, खाने की जरूरत है।
इतना बोलकर उसने महर को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। महर उसे देखकर बोली, कोई नाजुक कली नहीं हूं मैं जिसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, नीचे उतारो। सिकंदर सामने देखते हुए बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी दिलरुबा, बाद में शिकायत बेशक मत करना। बोलकर उसने महर को एकदम से छोड़ दिया। महर सीधे नीचे गिरी। वो जोर से चिल्लाए और उसने अपने कमर पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे, बहुत जोर से लगी थी उसे। सिकंदर अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, देखा दिलरुबा, सिकंदर दुर्रानी अपनी बेगम की बात मानता है। महर ने एक नज़र उसे देखा और वो उठने की कोशिश करने लगी। उसे बहुत जोर से लगी थी, वो ढंग से उठ भी नहीं पा रही थी। सिकंदर चुपचाप उसे देख रहा था, वो उसकी हेल्प नहीं करने वाला था। महर ने एक गहरी सांस ली और वो झटके से उठी। इसी के साथ उसके मुंह से चीख निकल गई। वो चीख सुनते हुए सिकंदर ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए थे। ना ही उसने एक शब्द बोला था, ना ही महर की हेल्प करने की कोई कोशिश की थी। महर उसे देखते हुए बोली, बदला लेने की कोशिश कर रहे हो ना तुम? ये सब कुछ करके तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? मुझे तकलीफ देकर तुम्हें सुकून मिल रहा है ना सिकंदर? ठीक है, करो जो करना है करो, पर ये मत सोचना कि मैं हार मान जाऊंगी। मैं हारने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। बोलकर वो वॉशरूम के अंदर चली गई। सिकंदर अभी भी वैसे ही खड़ा था। तभी उसका फोन बजा। वो कॉल पिक करके बोला, फरमाओ। दूसरी तरफ से मिसाल बोला, उनकी हालत सही नहीं है, मैंने उन्हें अस्पताल भिजवा दिया है और वहां पर पूरी की पूरी टीम है। लेकिन सिकंदर बीच में ही बोला, मिसाल किसी लेकिन का कोई सवाल नहीं बनता और यू नो वेरी वेल की मुझे किसी लेकिन से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुझसे रहम की उम्मीद मत करना, लूसिफर रहम नहीं करता। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वहां से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद महर धीमे कदमों से चलते हुए नीचे पहुंची। उसके कमर में दर्द था। उसकी नजरें डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई, जहां पर सानिया, फातिमा और सिकंदर वो तीनों बैठे हुए थे। सानिया महर को देखकर बोली, भाभी आप आ गई। आपको पता है मैं आपको कितने टाइम बाद देख रही हूँ। पिछले 2 महीने से भाई ने मना कर दिया था कि किसी को भी यहाँ पर नहीं आना है और मेरे पास तो आपका फ़ोन नंबर भी नहीं था। महर धीरे से बोली, इट्स ओके। बैठते हुए उसे हल्का सा दर्द हुआ। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। सिकंदर की नज़र महर के चेहरे पर थी। वो दर्द छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पीकॉक ब्लू आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। थोड़ी देर में खाना सर्व किया जा चुका था। महर चुपचाप अपने खाने की प्लेट की तरफ देख रही थी, वो खा नहीं रही थी। तभी फातिमा उसे देखकर बोली, बच्चे क्या हुआ? आपको कुछ और चाहिए? महर जल्दी से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा मन नहीं है, मुझे बाहर थोड़ी सी वॉक करनी है, मैं अभी आती हूँ। बोलकर वो खड़ी हो गई। सिकंदर ने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस ली और उसने वापस अपनी आंखें खोली। वो चुपचाप अपने प्लेट की तरफ देख रहा था। अगर महर ने खाने के एक निवाले को भी हाथ नहीं लगाया था तो सिकंदर ने भी एक भी निवाले को हाथ नहीं लगाया था। इधर महर पहले से बाहर आ चुकी थी। वो घूमते घूमते बैकयार्ड में पहुंची। उसकी नजरें सीधे मुस्तफ़ा की तरफ चली गई, जो शायद किसी से बात कर रहा था, किसी लड़की से, और उसे लड़की की पीठ उसकी तरफ थी। महर कुछ पल रुककर बोली, ये किससे बात कर रहा है? तभी वो लड़की एकदम से महर की तरफ मुड़ी। उसे देखते ही महर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके मुंह से अचानक से निकल पड़ा, आयशा। इधर आयशा ने जैसे ही महर को देखा, वो खुद भी हैरान हो गई। तभी मुस्तफ़ा उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, तुमने अपना काम किया तो फिर खौफ किस बात का? आयशा कुछ पल रुककर बोली, मुस्तफ़ा लेकिन वो मतलब। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। वहीं महर चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। उसके दिमाग में कई सारी चीजें चल रही थी। बेहोश होने से पहले कल जो उसने देखा था, वो क्या था? इस वक्त आयशा बिल्कुल सही सलामत लग रही थी। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसके साथ कल कुछ हुआ था। उसके शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे, कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल थी। आयशा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, महर एक बार मेरी बात सुनो तुम। महर बीच में बोली, सिकंदर के साथ मिली हुई हो तुम, उसके लिए काम करती हो? उसका सवाल सुन आयशा एकदम से रुक गई। उसने बिना कुछ बोले सर झुका लिया। महर कुछ पल रुककर बोली, मुस्तफ़ा की बीवी हो तुम? आयशा ने एकदम से सर उठाकर हैरानी से देखा। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर महर को ये बात कैसे समझ में आ गई। महर सार्कास्टिकली बोली, व्हाट डू यू थिंक? जिस तरीके से वो तुम्हें देख रहा है, जिस तरीके से उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा, मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या रिलेशन है तुम दोनों के बीच। आयशा चुपचाप उसे देख रही थी। उसने एक बार मुस्तफ़ा को देखा और वापस महर को। मुस्तफ़ा कुछ पल रुककर बोला,
बेगम हम अपना काम कर रहे थे और हमारा काम था आपके ऊपर नज़र रखना। आयशा मेरे साथ काम करती है, वो आपके साथ थी ताकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचे जहाँ जानी चाहिए, और वैसे भी ये चीज़ आपके सामने आनी ही थी। आयशा धीरे से बोली, मुस्तफ़ा प्लीज़ यहाँ से जाओगे, मुझे बात करनी है। मुस्तफ़ा एक नज़र उसे देखकर बोला, संभाल कर। बोलकर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। महर चुपचाप आयशा को देख रही थी। आयशा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपना काम कर रही थी महर, वो मेरा काम। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी महर ने उसके गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। इस वक्त उसकी पीकॉक ब्लू आंखें हल्की हल्की लाल हो चुकी थी। आयशा का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और हल्की नम आंखों से महर को देखा। महर चिल्लाकर बोली, इमोशंस के साथ खेल, सच में? इतने टाइम तक मैं तुम्हें अपना दोस्त समझ रही थी और तुम क्या निकली? यू धोखेबाज, ब्लडी चीटर। यू नो वॉट, तुम सबके सब एक जैसे हो। आई थॉट डॉट यू जस्ट अ गर्ल, अ नेक्स्ट दूर गर्ल, जिसका किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें बचाने के लिए इतना परेशान होती रही, तुम्हें अपनी आंखों के सामने तड़पता देखकर मेरी हालत खराब हो रही थी। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्लान था, मेरे दिमाग के साथ खेलने के लिए। मैं पागल दिखती हूँ तुम्हें? आयशा जल्दी से बोली, ये सब कुछ सिकंदर सर ने बोला था। सच में महर? मैं? महर बीच में बोली, सो वॉट, तुम वहां पर आए, तुमने मेरे साथ इतना अच्छा कनेक्शन बनाया, नई नई कहानी बनाई, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ मैंने तो चेक भी किया था, सब कुछ निकला। इसका मतलब सब कुछ पहले से। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी प्लानिंग, मतलब सब कुछ पहले से सोच कर रखा था, मुझे कैसे फंसाना है? एवरीथिंग, तुम एक जैसे हो, ब्लडी फकिंग चीटर। आयशा धीरे से बोली, आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, वो मेरी ड्यूटी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं खुद तुमसे अटैच हो जाऊंगी, प्लीज आई एम सॉरी। मैं? महर बीच में बोली, जस्ट शट अप ओके, अगली बार अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, और यू नो व्हाट, आई एम फेड अप फ्रॉम एवरीवन, फेड अप फ्रॉम एवरीथिंग। मेरे दिमाग का जुलूस निकाल कर रख दिया सबने मिलकर। इतना बोलकर वो तुरंत जाने के लिए मुड़ गई। वैसे ही वो ढंग से चल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही चल रही थी। दर्द हो रहा था, लेकिन दर्द को इग्नोर कर रही थी वो। पहले इसके अंदर पहुंचते ही महर बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे ऊपर कमरे में चली आई। बेडरूम में पहुंचते ही वो गुस्से में इधर उधर घूमने लगी। वो खुद से बोली, एम आई जोक टू एवरीवन? सब खेल रहे मेरे साथ, जिसे जो करना है वो करके निकल जा रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग मेरे होते हुए भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कंट्रोल कर रहा है। बोलते हुए उसने अपनी कमर पर हाथ रख लिया। महर ने सर झुकाया, वो लंबी गहरी सांस लेते हुए कुछ सोच रही थी। थोड़ी देर बाद वो खुद से बोली, दिस इज नॉट राइट। बोलकर वो एकदम से चिल्लाए। उसने कॉफी टेबल पर एक लात मारी। इसके चक्कर में उसका खुद का पैर फिसल गया। वो गिरती के पीछे से किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे संभाल लिया। महर की नज़र सीधे सिकंदर की वुल्फ ग्रे आंखों से जा मिली। वो चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी। सिकंदर गौर से महर के चेहरे को देख रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल था, खासकर उसकी नाक। वो सबसे ज्यादा लाल हो चुकी थी। वो कुछ पल रुककर बोला, तुम्हारा सिकंदर है दिलरुबा, कभी मेरे पास आ जाओ, सुकून खुद ब खुद मिल जाएगा। महर धीरे से बोली, तुम सुकून दोगे मुझे, जिसने मेरी जिंदगी का सुकून खुद छीन लिया? मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला है तुमने। सिकंदर ने उसे सीधा खड़ा किया और उसे अपने बेहद करीब खींचकर बोला, मजबूर किसने किया? बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। महर दांत पीसते हुए बोली, मजबूर नहीं किया मैंने तुम्हें किसी भी चीज के लिए। जबरदस्ती शादी, जबरदस्ती का रिश्ता, जबरदस्ती की चाहत, सब कुछ तुम्हारी है तो फिर मजबूर मैं? तुम्हें किसने किया? मैंने नहीं किया। ओके, कुछ नहीं किया मैंने, अब हटो। बोलकर वो सिकंदर से दूर हो गई और अपना सर ऊपर करके अपनी आंखों पर हाथ से हवा करने लगी। पता नहीं क्यों, पर अचानक उसकी आंखें जलने लगी थी। रोने की आदत नहीं थी उसे, शायद इसीलिए। सिकंदर ने उसे वापस अपने पास खींचा और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर गौर से उसकी आंखों में देखने लगा। वो कुछ पल रुककर बोला, नाजुक तो हो तुम दिलरुबा। महर कुछ कहती की, तभी सिकंदर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वॉशरूम की तरफ ले गया।